वेलकम बच्चा पार्टी। मैं रूपिंदर सचिन कड़ीवाल वेलकम करता हूं हमारे केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस में। बेटा आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि फिजिक्स में क्या मुश्किल आएगी, आपको न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करने हैं। तो बच्चा आज सारी टेंशन आपकी रिमूव कर देंगे। आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपके सारे वन शॉट रेडी है, तो 1 बाय 1 करके आपको क्लास 10 के सारे वन शॉट मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा, टेलीग्राम चैनल से आप हमारे नोट्स को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं सचिन कड़ीवाल या सचिन कुमार के नाम से। तो वहां से आप अपने जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, जिसमें भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वहां से आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए डिले ना करते हुए हम चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर में बेटा दो प्रोसेस मेनली है, और फर्स्ट वन इज द रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज द रिफ्रैक्शन। दोनों टॉपिक को हम धीरे धीरे उसके डिफरेंट फिनोमिन या उसके क्या रीजन है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा, जो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है ये लाइट से ही बनते हैं। नाउ लाइट होता क्या है बच्चे, जैसे आपने सुना होगा मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी। तो देयर इज द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज द लाइट एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी बेटा कैसे हेल्पफुल होता है, इट प्रोवाइड इन अ सेंसेशन ऑफ साइट। अब ये सेंसेशन ऑफ साइट का मतलब क्या है कि ये लाइट हमें देखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूं कि आपको देखने के लिए किस किस कंपोनेंट्स या किस किस ऑब्जेक्ट या ऑर्गन की जरूरत है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे आईज। ठीक है, चलिए अगर हम मान लेते हैं आईज भी है, तो आईज से क्या आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे लाइट ना हो, अगर मैं ये सारी की सारी लाइट को बंद कर दूं, सो यू कैन नॉट सी प्रॉपरली। ठीक है, सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। जो देखने में हमारी हेल्प करे वो लाइट है। ठीक है, तो लाइट अब देखते हैं कि लाइट से रिलेटेड कौन कौन से फिनोमेना हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स की। तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स हमने इनको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया बेटा। तो आपको जैसे पता ही है, हमने स्टोरी पढ़ी है चंदा मामा दूर के कूड़े पकाए पूर के, और चंदा मामा की हमने जो प्राइमरी क्लासेस थी हमारी, वहां पे हमने स्टडी भी किया था कि जो चांद होता है यानी मून होता है, इट डू नॉट हैज देयर ओन लाइट, इट ग्लोज जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट ऑफ द सन, राइट। सन के पास अपनी लाइट है, बट जो मून है वो सन की लाइट से ही ग्लो करता है। तो ग्लो के बेस पर या ल्यूमिनस के बेस पर हमने क्या किया है, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वन इज दैट इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज नॉन ल्यूमिनस। तो देखो बेटा वर्ड से ही पता लग रहा है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, सो ल्यूमिनस में क्या होगा, जिनके पास अपनी ऑन लाइट है या वो अपने आप ही ग्लो करते हैं, अपनी एनर्जी से ग्लो कर रहे हैं, दैट आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था सन, अच्छा बर्निंग कैंडल, फायर, ये सभी क्या है बेटा, ये सारे के सारे खुद ग्लो करते हैं, इनकी खुद की एनर्जी है। तो इन्हें हम किस कैटेगरी में डालेंगे, इन्हें हम ल्यूमिनस की कैटेगरी में डालेंगे। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जिनके पास अपनी एनर्जी नहीं है, टेबल, चेयर, बोर्ड, मार्कर, पेन, टी शर्ट, ये इनकी अपनी एनर्जी नहीं है बेटा। ये सब क्या करते हैं, ये किसी दूसरी एनर्जी की वजह से, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनके रीजन की वजह से ग्लो करते हैं या हमें दिखते हैं। जैसे हम बात करते हैं मून, अभी मैंने मून का एग्जांपल दिया कि मून की अपनी लाइट नहीं होती है, इट ग्लो जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन, राइट। सो ये क्या है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये तो था ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बेस पर। अब ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है पहले हम ये स्टडी करेंगे बेटा। फिर रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है, अभी देखो चिंकी खड़ी है यहां पर, तो चिंकी आप देखो कितनी ब्यूटीफुल गर्ल है चिंकी देखकर लाफ कर रही है मिरर में। ठीक है, अब मिरर में वो क्यों लाफ कर रही है, बिकॉज उसको एग्जैक्ट दिख रहा है जैसी वो है, शी अपीयर सेम एज शी इज। ठीक है, तो जैसी वो दिख रही है वैसी वो एक्चुअली में भी है। येलो कलर की ड्रेस डाली हुई है, ठीक है, और स्कर्ट डाला हुआ ब्लू कलर का, तो ऐसी ही दिख रही है। तो ये किस वजह से दिख रही है बेटा, कि जो चिंकी है वो चिंकी मिरर में देख रही है, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम चिंकी को एक ऑब्जेक्ट या बॉडी कंसीडर करते हैं, तो उसके ऊपर जो लाइट एनर्जी फॉल कर रही है चिंकी पर, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है सेम मीडियम में। सेम मीडियम का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जिस मीडियम में वो है, मींस वो अभी एयर में है, सो एयर से लाइट रे जा रही है मिरर में और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। सो इसी को तो बेटा हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कि जो फिनोमिना है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि लाइट हो रही है बैक
कहां से हो रही है बेटा? आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द पॉलिश सरफेस, यानी मिरर। अब ये मिरर को हम बार बार अब मिरर बोलेंगे, लेकिन मिरर असल में होता क्या बेटा? मिरर एक पॉलिश सरफेस होता है, इसके ऊपर पॉलिश होती है, उस पॉलिश की वजह से ही ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता लगा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है? इट इज जस्ट अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम। और ये बाउंसिंग बैक कब होगा? जब ये पॉलिश सरफेस से स्ट्राइक करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है ये कितने टाइप का होता है बेटा। तो आप देखेंगे यहां पर, तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है ये हमारे 2 टाइप्स होता है बेटा, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, तो रेगुलर और इरेगुलर में डिफरेंस क्या बेटा? वैसे तो आपको वर्ड से ही पता लग रहा है, रेगुलर तो वहां पे एक यूनिफॉर्मिटी होगी बेटा। ठीक है, अब उसको देखते हैं कि वो यूनिफॉर्मिटी क्या है। चलिए देखते हैं, आइए ये हमारे पास है रेगुलर रिफ्लेक्शन का। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को मैं एक डायग्राम दिखा देता हूं एक बार। ये अगर आपको डायग्राम दिख रहा है रेगुलर और इरेगुलर में, सो यू कैन सी क्लियरली कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है बेटा, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जितनी भी लाइट रेज आएगी ये आ रही है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं बेटा। जो भी रे मिरर के ऊपर पॉलिश सरफेस के ऊपर फॉल करेगी उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, इस मिरर से मैं आपको डायग्राम्स आपको सारा बताऊंगा। और ये यहां से पॉलिश सरफेस से अगेन रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, सेम एज सेकंड रे, ये भी रे आएगी। अच्छा, यहां पे देखने की क्या बात है बच्चे, इसमें मेन फंडा क्या है कि जो फर्स्ट रे है, फर्स्ट रे कौन सी थी हमारी? ये वाली। और जो हमारी सेकंड रे है ये दोनों पैरेलल आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे पैरेलल ही जा रही है। सो ऐसी लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल, सो दैट रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर। इसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी है कि जैसे ये आ रही है वैसे ही जा रही है। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द अनदर डायग्राम, दिस लाइट रे इज कमिंग पैरेलल, गॉट इट? ये पैरेलल आ रही है, बट जो ये सरफेस है ये रेगुलर नहीं है, ये रफ सरफेस है, डिफ्यूज सरफेस है। तो इसमें लाइट रे क्या हो रही है बेटा? कोई किसी डायरेक्शन में जा रही है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये लाइट रे यहां जा रही है, ये बेटा इधर रिफ्लेक्ट हो गई है। अभी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्पर्स हो गई है, फैल गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। अभी हमारे लिए वर्ड डिस्पर्स, रिफ्लेक्ट अभी हमें नहीं पता, बट चैप्टर के एंड तक आप सबको इन सभी का मीनिंग पता लग जाएगा कि ये क्या है एक्चुअली में। अब स्लोली स्लोली हम स्टार्टिंग में यही गलतियां करते हैं कि हम सभी को एक ही मान के चलते हैं, बट हमारा जो चैप्टर लाइट हमें बहुत कुछ सिखाएगा बेटा इस चैप्टर में कि ये तीनों टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। ये जो बाउंसिंग बैक हो रही है ये रिफ्लेक्शन है, तो अभी हम रिफ्लेक्शन ही स्टडी करेंगे। अच्छा, और क्या चीज है देखने की बेटा? यहां पे मैंने लिखा भी है एक चीज, देखो कितनी ब्यूटीफुल लाइन है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में सारी लाइट रे पैरेलल रहेगी, चाहे वो इंसिडेंट है चाहे वो रिफ्लेक्टेड है। बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का अनदर नेम है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें बेटा ऐसे नहीं होगा, इसमें इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आ रही है, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द रफ सरफेस इट रिफ्लेक्ट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। ये डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी बेटा। ठीक है, और इसे डिफरेंट डायरेक्शन में जाने की वजह से ही इसको हमने बोला है कि ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है या इरेगुलर है। अच्छा, यहां से मैं आपको बताना चाह रहा था क्वेश्चन, तो उससे पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देता हूं जो आपके लिए बेनिफिटेड है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इनके ऊपर। सबसे पहले मैंने बोला था कि जो रे कमिंग होगी टुवर्ड्स द पॉलिश सरफेस, अब पॉलिश सरफेस की तरफ ये रे आ रही है, सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के बारे में भी कुछ हम डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका यहां से भी बनेगा। अच्छा, ये लाइट रे फॉल कर रही है बेटे प्लेन मिरर पे, और प्लेन मिरर से यहां से ये स्ट्राइक होके ये चली गई है पैरेलल। ठीक है, नाउ दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। नाउ देयर इज ए एंगल बिटवीन दिस, ये रेड लाइन क्या बेटा? ये रेड लाइन नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे रहेगी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे रहेगी, और सेंटर में हमारा रहेगा परपेंडिकुलर है जो नॉर्मल। नाउ इसमें एक चीज देखने की बेटा जहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल बन रहा है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, सेम एज द अनदर एंगल दैट इज द आर। ये आर एंगल क्या है बेटा? दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल।
अब ये एंगल कहां बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या है इसमें बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करा हमने, इंसिडेंस करा, नॉर्मल करा। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन आपका यहां से क्या बन रहा है बेटे, जब आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव था तो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आता था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखते हैं, जो फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, वो बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है मींस ये वाली है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, एंड नॉर्मल, दिस लाई इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में है। ऑब्वियस है बेटा, आपको दिख ही रही है, ये सारे एक ही प्लेन में है, ठीक है। एंड सेकंड वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल बेटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। अगर ये इंसिडेंट रे 45 डिग्री पे बेटा फॉल कर रहा है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। ये हमारा बोलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। तो यहां से बेटा एक मेजर पॉइंट बन रहा है हमारा क्वेश्चन का, इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्टेड है बेटा, ध्यान रखना, अभी हम सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक में मैंने आपको बोला था कि मैं प्लेन मिरर के ऊपर बताऊंगा कि यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, और बहुत सारे सैंपल पेपर्स में इसमें से क्वेश्चन बन भी रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है बेटा प्लेन मिरर के ऊपर, प्लेन मिरर पे सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम थोड़ा जूम करके स्टडी करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है बेटा। चलिए, अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहले इसको अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है बेटा, ये साइज है, ये आपको एक लट्टू दिख रहा होगा टॉम, ठीक है। यहां से लाइट रे जा रही है, इतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो मेनली फंडा है सिर्फ हम उस पर बात करेंगे। और ये हमारा इमेज बन रहा है बेटा, वर्चुअल इमेज, इसको भी हम बाद में स्लोली स्लोली एक स्टेप करेंगे। ये साइज इक्वल है बेटा, और ये जो हमारी इमेज बन रही है ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी उसको हम बोलेंगे ये वर्चुअल इमेज है हमारी, ठीक है। और यही हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पहले, कि हमारी जो मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर की वो क्या है, देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, क्योंकि सभी सैंपल पेपर में यहां से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो सबसे पहला पॉइंट बनेगा कि जो प्लेन मिरर है इसकी जो इमेज है हमेशा कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल बनेगी। मैंने आपको अभी बताया, देखो वर्चुअल का मतलब प्लेन मिरर की बैक साइड पे बन रही है, ठीक है। और क्या बनेगी बेटा, अब ये बताओ, आपका जो मिरर के पास इमेज बन रही है पीछे, ये सीधी बन रही है क्या उल्टी बन रही है, यानी इरेक्ट बन रही है क्या इन्वर्टेड बन रही है। ऑब्वियस है बेटा इरेक्ट बन रही है, सीधी दिख रही है आपको। तो दूसरी यहां से मैंने यहां पे एक ब्लैंक छोड़ा आपके लिए, आप ये फील करेंगे कि जो प्लेन मिरर की जो इमेज है वो कैसी होगी, वर्चुअल प्लस इरेक्ट, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं बेटा, जहां पे वर्ड वर्चुअल आ गया वहां पे इरेक्ट आएगा, कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि वर्चुअल के साथ रियल आएगा, ठीक है। ये वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड आएगा, ये याद रखना हमेशा, जहां पे वर्चुअल होगा वहां पे इरेक्ट होगा। दूसरी चीज, साइज ऑफ इमेज इज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही कितना साइज होगा बेटा, इमेज का भी वही साइज रहेगा। अगर 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो वो इमेज भी 10 सेंटीमीटर की ही बनेगी। अरे चिंकी याद है ना, चिंकी जितनी दिख रही थी मिरर में उतनी एक्चुअली में थी, ऐसा तो नहीं था कि वो चिंकी 10 सेंटीमीटर या 1 फुट छोटी हो गई थी, नहीं थी ना। तो साइज बेटा सेम रहता है प्लेन मिरर के केस में। ओके, यहां से आपके वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा लेटरली इन्वर्टेड, इसको बेटा ध्यान रखना, लेटरली इन्वर्टेड को। अब ये लेटरली इन्वर्टेड क्या है बेटा, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है जैसे कि आपने एम्बुलेंस में देखा होगा, एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो इन्वर्टेड लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। क्यों? Whenever you see from your rear mirror of the vehicle, जब भी आप बाइक स्कूटी कार में जा रहे हैं और आप देखते हैं तो वो बिल्कुल सीधा दिखता है। यही बेटा लेटरली इन्वर्टेड है कि लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज अपीयर ऑन द राइट साइड एंड द राइट साइड अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट, ठीक है। अगर एम्बुलेंस का जो एल है वो अगर ऐसा लिखा है तो आपको मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, मतलब लेफ्ट में तो राइट में दिखेगा। इसे ही हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। अगर आपको एग्जांपल देना है तो आप आज क्या कीजिए, आज अपने मिरर के सामने जाके कॉम्बिंग कीजिए, ठीक है। जब आप कॉम्बिंग करेंगे, आपने कॉम्बिंग इस साइड करी है, वो आपको अलग दिखेगा, इन्वर्टेड दिखेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, यानी लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, दैट इज द लेटरली इन्वर्टेड। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेटरली इन्वर्टेड, इस पे ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हमारा
दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम बात कर लेते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी, चलिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब बेटे इसका मतलब क्या है, अब इसको भी देख लेते हैं भाई, ये क्या है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, चलिए ले आ गए हम ये। अब इस लाइन का मतलब क्या बनता है, इस लाइन का मतलब ये बनता है कि जितना डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट का और मिरर का होगा, लाइक ये डिस्टेंस आपका, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जब आपकी इमेज बनेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन तो वो डिस्टेंस भी इक्वल रहेगा मिरर से, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से, ये दोनों इक्वल रहेंगे हमेशा। अब यहां से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। 10 सेंटीमीटर की दूरी पे डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है, प्लेन मिरर के केस में। अब वो पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का इमेज से कितना डिस्टेंस है। बेटा ध्यान रखना, यहां से ये डिस्टेंस पूछा है आपसे, ये डिस्टेंस, अगर ये 10 है तो ऑब्वियसली ये भी 10 होगा, ये अभी हमने प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टडी करा है। तो 10 प्लस 10, तो टोटल डिस्टेंस बेटा 20 सेंटीमीटर हुआ। तो वहां पे आपको ऑप्शन में 10 भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा, 40 भी मिलेगा, ठीक है, 5 भी मिल सकता है। बट आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पुटअप क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज से पूछा है या इमेज का डिस्टेंस मिरर से पूछा है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम मूव करते हैं आगे की टॉपिक की तरफ। हमारा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो हमने अभी कवर करा है। तो अब हम आते हैं हमारे आगे टॉपिक पे स्लोली बढ़ते हुए। तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर। चलो ये तो था बेटा सारा का सारा हमारा प्लेन मिरर के बारे में। तो कुछ हम स्फेरिकल मिरर के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है और ये बनता कैसे है, पता भी होना चाहिए बेटा। तो अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा बनाया ना, ब्लू कलर का, ब्लू एंड रेड। अच्छा ये क्या, एक स्फेरिकल ग्लास है। अब इस स्फेरिकल ग्लास में से क्या किया है, देखो बेटा, स्फेरिकल ग्लास में से जो पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मींस जहां से मिरर बनना है हमारा, ये पार्ट यहां से लेके ये रेड लाइन दिख रही होगी आपको, इतने पार्ट को हमने कट कर लिया, इसे हम बोलते हैं अपर्चर, और यू कैन से इट इज अ इफेक्टिव डायमीटर, ठीक है। यहीं से हमारा मिरर बनेगा। इफ वी पॉलिश फ्रॉम द बैक साइड, हमने इसको पॉलिश कर दिया बैक साइड से, यानी बर्ज आउट सरफेस से, ये बर्ज आउट है बेटा, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो हमने यहां से पॉलिश कर दिया, तो एक कुछ सरफेस ऐसे बन गया, जैसे आपका डिश होती है ना केबल की, ऐसे। तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कर्व इन है, अंदर की तरफ है, तो वो मिरर हमारा होगा बेटा कनकेव मिरर। आपकी जितने भी डिश होती है ना, जो एंटीना की डिश होती है, वो कनकेव होती है, कनकेव अंदर, जैसे आपका स्पून होता है, स्पून को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कनकेव होगा, राइट। अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, अब हमने क्या किया, पॉलिश को हमने बर्ज इन सरफेस में कर दिया है, यानी अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये जो हमारा जो पार्ट बनेगा, ये बेटा ये अपर्चर है, यहां से मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है। अब इसको हमने कट कर लिया। अब जो मिरर दैट इज ऑब्टेन्ड, दैट इज द कन्वेक्स मिरर। अभी कन्वेक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें कैसे पता लगेगा, ये बेटे जी बर्ज आउट होगा। बर्ज आउट का मतलब मेरे पेट की तरह नहीं ये बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ उभरा होगा, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ये हमारा कन्वेक्स है, और जो अंदर की तरफ होगा बेटा वो बर्ज इन, वो हमारा होगा कनकेव मिरर, ठीक है बेटा जी। चलिए बात करते हैं। अब ये बेटा मोटी सी लाइन क्यों लगाई है मैंने बीच में, ये जो मोटी सी लाइन है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी a line which pass through the center of curvature and the pole। अब हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल भी पता होना चाहिए। सो पोल बेटा सिंपल है, जो ये मिरर हमने बनाया है, जो इफेक्टिव हमारा डायमीटर था, अपर्चर था, जिसमें से हमने मिरर को कट किया है, इसका जो सेंटर पार्ट होगा, ये वाला पार्ट बेटा, इसका जो सेंटर पार्ट होगा, ये पॉइंट होगा, ये हमारा होता है पोल, ठीक है। और इस पूरे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यही सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहलाता है। अब कैसे हम इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, देखते हैं। ये सारा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब ये पॉइंट बेटा पोल है, ठीक है बेटा जी। यहां से एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पे सारी लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करेगी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और इसी से, यानी पोल से फोकस का डिस्टेंस
एंड फोकस से सेंटर का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। और यहां से आपके सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बेटा, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ये बेटा जी पोल होता है, यहां से हमने मिरर कैसे कट करा स्फेरिकल मिरर में से, ये जो लाइन है मोटी सी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रही है। ठीक है जी, सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैं आपको बताना जा रहा था कि पोल क्या होता है बेटा जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एंड प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना, सारे टीचर उन्हीं के अंदर काम करते हैं, तो ऐसे ही जितने भी पॉइंट है वो सारे इसी के अंडर काम करेंगे, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर मैंने बताया, अफेक्टिव डायमीटर है बेटा जी, ठीक है जी। अच्छा कुछ अब ये हमने स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर के बारे में स्टडी तो कर लिया है, अब इसमें से जो लाइट रे कैसे पास होती है और पास होने के बाद कहां जाएगी, अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसे हम बोलते हैं रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के बारे में स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं बेटा, उसको स्टडी कर लेते हैं। अब वो रूल्स क्या है, 3 रूल है। आप याद नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिकली आपके सेरिब्रम में वो स्टोर हो जाएगा। और सेरिब्रम क्या कहेगा, भाई अब तो याद हो गया, जब मर्जी पूछ ले, तो वही पूछेंगे भैया आ जाओ। तो पहला देखते हैं बेटा, पहला रूल कौन सा है इसका, ये वाला जो डायग्राम देखते हैं अगर हम, इसकी हेडिंग क्या दी है मैंने, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज मीट एज अ फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी जब भी लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा एक ही पॉइंट पे मीट करेगी, जिसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है बेटा जी, ये फोकस से हमेशा मीट करेगी रिफ्लेक्शन के बाद। अब डायग्राम में देख लेते हैं, डायग्राम में आपको कहां दिख रहा है ये, डायग्राम में हमें कैसे पता लगेगी फोकस पे जा रही है। चलिए ये हमारा डायग्राम है, सीधा कर लेते हैं भाई इसको, अरे कहां जा रहा है, चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार। ये आ गया हमारे पास, वापस आ गया, अरे कहां जाएगा बच के हमसे, ठीक है आ जाते हैं। चलो अब ये लाइट रे बेटा जी देखो, यहाँ पे मैंने दोनों मिरर के बारे में दिखाया है, तो अभी हम एक मिरर के बारे में बात करेंगे, तो रे डायग्राम में हम सारा डिस्कस कर लेंगे। ये लाइट रे जो आ रही है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के पैरेलल आ रही है। अब ये मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये एक पॉइंट से पास करेगी बेटा जी, और इस पॉइंट का ही नाम हमने दे दिया है, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं फोकस पॉइंट। और पोल से इस लेंथ को हम बोल देते हैं फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ होती क्या है, ये सिर्फ पोल से फोकस पॉइंट का डिस्टेंस होता है। ऐसे अगर हम बात करेंगे दूसरे मिरर में यानी कन्वेक्स मिरर में, तो कन्वेक्स मिरर में भी बेटा जी ऐसी होगा, देखो ये लाइट रह गई, स्ट्राइक करी, स्ट्राइक होने के बाद ये निकल गई भाई। अभी फोकस पे तो मिल नहीं रही है, आप कहोगे कि आप तो कह रहे थे सर कि फोकस पे मिलेगी, बट फोकस पे तो मिल ही नहीं रही है। अरे भाई ये रिफ्लेक्ट हो गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड कर देंगे इन द बैक साइड, बैक साइड डायरेक्शन में इसे हम एक्सटेंड कर देंगे। नाउ इट अपीयर टू मीट एट द फोकस। अगर कोई पर्सन वहां खड़ा है तो उसको तो ऐसे लगेगा ना कि ये लाइट रे यहां से आ रही है, तो बेटा ऐसी इमेज को बोलते हैं जो बिहाइंड द मिरर बन रही है, या अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट का मतलब होता है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। भाई हिंदी टीचर बना दिया साइंस टीचर को, है ना। तो ऐसे पॉइंट को बेटा बोलते हैं, ये फोकस पॉइंट है हमारा, और ये हमारी इमेज यानी हमारी यहाँ पे जो इमेज बन रही है फोकस पे, वो वर्चुअल बनेगी, नकली, आभासी, हिंदी में से बोलते हैं आभासी, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी यानी नकली बनेगी, ठीक है। चलिए पहला रूल तो ये था बेटा, इसके बिना डायग्राम नहीं आएंगे वैसे, बट मुझे आशा है कि आप लोगों को ये एक ही बार में समझ आ जाएगा। सिंपल फंडा है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल के, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे जाएगी, हो गया याद, सिंपल। चलो दूसरा बात कर लेते हैं हम, दूसरे पॉइंट कौन कौन से हैं, इनको भी जूम करके देख लेते हैं ताकि दिक्कत आए बाद में आपको। ये हमारा दूसरा लो है बेटा, जब आपकी लाइट रे कहां से आ रही है, बेटा ये पॉइंट ध्यान रखना, अभी सिर्फ एक बार देखने की नीड है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको सब पता लग जाएगा। When the light ray passes through the center of curvature, आपके मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी लाइट जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जैसे ये जा रही है ये वैसे ही रिट्रेस हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है रिट्रेस। ये सारे के सारे नोट्स बेटा आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, यूट्यूब पर हमारी वीडियोस मिलती रहेगी वन शॉट की आपको सभी। तो जो भी आपको डाउट रहता है किसी भी चैप्टर के नोट्स में, तो वहां से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए
दूसरा लॉ था थर्ड लॉ की अगर हम बात करते हैं कि जब हमारी लाइट रे कहां से जा रही है बेटा जी, ये आप थर्ड रूल देख लेते हैं। थर्ड रूल था हमारा कि लाइट रे हमारी इंसिडेंट हो रही है ओब्लिकली। ओब्लिकली का मतलब है बेटा जिस एंगल पे आ रही है उस एंगल से ही चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ये आ रही है बेटा जी, ये ओब्लिकली आया और यहीं से रिफ्लेक्ट होके चली गई। ठीक है, अभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है बेटा, ये ओब्लिकली आ रही है। सेम एज अगर कन्वेक्स मिरर की भी बात करेंगे, ये आ रही है बेटा जी, यहां से रिफ्लेक्ट होके चली गई। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा था कि ये नॉर्मल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, तो ये हमेशा रहेगा बेटा जी। तो ओब्लिकली का मतलब क्या है कि जिस एंगल से आ रही है उस एंगल से ही चली जाएगी। ठीक है, अब तीनों लॉ को देखते हैं। तीनों लॉ क्या थे? पहला लॉ था बेटा जी कि अगर फोकस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो डेफिनेटली फोकस पे मिलेगी। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास कर रही है लाइट रे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस कर जाएगी। तीसरा लॉ क्या बोल रहा था बेटा जी कि अगर वो कोई भी लाइट रे ओब्लिकली आ रही है तो ओब्लिकली ही वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इन लॉ के बेस पर अब हम टॉपिक को देखते हैं। हमारे कुछ रे डायग्राम है, इस रे डायग्राम को हम स्टडी करेंगे अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बन सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके क्या बनेंगे बेटा जी वो देखते हैं। चलिए अब रे डायग्राम को हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। चलो तो पहला लॉ देख लेते हैं। पहला जो हमारा बनेगा, हम सिर्फ अभी बेटा बात कर रहे हैं कनकेव मिरर की। ध्यान रखना कि कनकेव मिरर के रे डायग्राम की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। भाई कफ हो रहा, अपना भी ध्यान रखना। ठीक है, अब विंटर स्टार्ट हो गया इस चीज में। चलिए पहले बात कर लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है। अब ये देखो बेटा जी, हमारा जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, अब यहाँ देखो पैरेलल लाइंस है। जब भी पैरेलल लाइंस बनेगी इट मींस कि योर लाइट कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी। आपको ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा है, बहुत दूर, पता ही नहीं कहां पड़ा है। ठीक है, जैसे हमारी बुक्स होती है ना। चलिए हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर है। सो इंफिनिटी से आने के बाद हमारी लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद बेटा जी रूल नंबर फर्स्ट क्या था कि लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है सो इट पास थ्रू फोकस। तो ये लाइट रे आई बेटा जी, ये फोकस पे गई। ये लाइट रे आई, ये भी फोकस पे गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दो चीजें बताऊंगा, एक साइन कन्वेंशन और एक नेचर ऑफ इमेज, जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आपका नेचर क्या बन रहा है बेटा जी, देखो नेचर का मतलब है किस टाइप की आपकी इमेज बन रही है। अब देखो लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है, फोकस होगी इस पॉइंट पे, छोटे से पॉइंट पर, यानी आपका जो इमेज बन रहा है बहुत ही छोटा बन रहा है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिमिनिश्ड, यानी वेरी 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 स्मॉल। अच्छा, आपका जो इमेज है वो मिरर के लेफ्ट साइड पर है, सामने बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है। सो इट मींस इट इज अ रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा बेटे रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ये ध्यान रखना। आप स्लोली स्लोली जो रेस्ट ऑफ द डायग्राम हम डिस्कस करेंगे उसमें भी आपको पता लग जाएगा। चलिए दूसरा हमारा केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे रखा है ऑब्जेक्ट। तो अगेन ये लाइट रे बेटा ये गई और ये रिफ्लेक्शन हो गई, फिर वही पैरेलल था हमारा जो कहां से पास कर गई, फोकस से। अच्छा दूसरा क्या था, ये फोकस से जा रही है बेटा जी, ये फोकस से गई, ये जा रही है और ये रिफ्लेक्शन के बाद अगेन कहां से ली गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। इस चीज को बेटा ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही तो फोकस से जाएगी, फोकस से आ रही तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब ये लाइट रे कहां पे मिल रही है बेटा जी, देखो अगर हम इसको क्लियर करके देखते हैं, ये लाइट रे आपकी कहां पर मीट कर रही है, यहां पे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है नीचे की तरफ। अभी भी यहां से नेचर, हम नेचर कैसे पता लगेगा हमें बेटा जी, देखो ये लाइट रे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड पर है मिरर के। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो हम न्यूमेरिकल्स में इसको लेंगे नेगेटिव लेंगे। सेम एज हमारा जो इमेज बन रहा है वो भी इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, तो यहां पर भी बेटा जी हम क्या लेंगे, v को हम माइनस में लेंगे। अच्छा v आपका कैसे बन रहा है, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट सीधा था लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद कैसे बन रहा है, उल्टा, यानी इन्वर्टेड। तो यही हमारा बेटा जी यही था कि हमारा जो नेचर है, नेचर क्या था हमारा, अब नेचर बन रहा है इमेज का रियल इन्वर्टेड। अच्छा देखने की बात है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज अलग है और इमेज का साइज अलग है, यानी छोटा हो गया है। तो छोटे वर्ड के लिए मैंने बताया था डिमिनिश्ड, समझ गए बेटा जी। चलिए अब तीसरा देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। ये मेरा हमेशा फेवरेट है, पता है क्यों, क्योंकि जब मैं 10th में था ना तब हमें ये रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते थे हमारे लिए। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट होते थे कि हमारा टीचर दूसरा क्वेश्चन नहीं देता था, बोलते पहले रे डायग्राम की प्रैक्टिस करो। हम 3 डेज तक प्रैक्टिस ही करते रहते थे और फिर भी नहीं सही बनता था। आपके लिए कितना अच्छा बेनिफिटेड है कि एमसीक्यू दे दिया, रे डायग्राम का पंगा ही खत्म हो गया।
चलिए, पंगा पंगा खत्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं खत्म हुआ ना बेटा, क्वेश्चन तो आएगा ही। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आएगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है अब हमारा बेटा जी सी पे है। ये मेरा फेवरेट क्यों रहता था, क्योंकि जितने भी रे डायग्राम बनाता था मैं, उसमें सिर्फ यही बनता था मुझसे। चलिए, अब ये लाइट रे जा रही है, ये सीधी की सीधी, और ये फोकस से पास हो जाएगी बेटा जी, पहला रूल था जो, ठीक है। दूसरा आप देखते हैं, अगर ये फोकस से पास कर रही है तो डेफिनेटली कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, एंड इट मीट एट ए पॉइंट हियर। सो योर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। सो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है बेटा जी कि वो इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी। और ये केस हमारा सिंगल ऐसा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बेटा जी सेम बनेगा, ठीक है, इसलिए मेरा फेवरेट था ये। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम बनेगा, तो सेम साइज बेटा जी इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। रियल तो बनेगी बेटा जी, जब मिरर के सामने आ गया तो मिरर के सामने वाली चीजें हमेशा क्या बनेगी, रियल बनेगी, यानी ओरिजिनल बनेगी, ठीक है। चलिए, ये हमारे 3 केस थे। अब एक बच्चा कह रहा है कि भाई सर आपने पिछले डायग्राम में बताया कि ये फोकस से गई, ये तो हमें पता था कि रूल है, ये चली गई भाई, लेकिन ये तो आपने बताया नहीं कि ये फोकस से गई है तो ये पैरेलल हो जाएगी। ये लाइट रे हमारी यहां पे भी तो जा सकती थी सर, यहां पे भी तो जा सकती थी सर। अरे जाएगी भाई, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपके लिए सिर्फ वो रेज इंपॉर्टेंट है जो आपकी इमेज की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो इमेज की फॉर्मेशन आपकी जो कर रही है वो मैंने बना दी है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हमारा कौन सा पार्ट रह गया था बेटा जी। अब 3 पार्ट हो गए हमारे, तो अब हम आते हैं रेस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स के ऊपर। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर होगा बेटा, बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तो इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये रहा, छोटू सा ऑब्जेक्ट बना दिया हमने ग्रीन कलर का, ठीक है। क्या सर एक ही कलर लिए जा रहे हो, दूसरा भी ले लो, ठीक है भी ले लेता हूं। ये लाइट रे फिर जाएगी बेटा जी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास हो जाएगी, ये फोकस से पास होके यहां चली गई, ठीक है। दूसरी लाइट रे जा रही है फोकस से, ये भी यहां से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, एंड इट मीट हियर। अभी मीट कहां कर रही है बेटा जी, अगर ध्यान देखोगे यहां पर, तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट कहां है, ये पॉइंट इस सी से भी पीछे है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में था, और इमेज आपकी सी से बियॉन्ड बन रही है, बड़ी बन रही है, यानी एनलार्ज बन रही है। अगर एनलार्ज अगर आपको नहीं मिला तो मैग्नीफाइड वर्ड मिल जाएगा। मैग्नीफाइड का भी वही मतलब होता है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट और आपका जो इमेज है वो कहां पर बन रहा है, फ्रंट में बन रहा है, तो डेफिनेटली रियल और इन्वर्टेड बन गया, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा ये लर्न करने का, कैसे कैसे लर्न करना है, ठीक है। अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब देखते हैं 4th 5th केस हमारा। 5th केस में आ गया बेटा, फोकस पे है, ये तो बिना देखा बता दोगे, फोकस पे है तो सर आपने पहले ही तो बताया था, 10 बार बता दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, आ गया भाई। ये जा रही है लाइट रे, ठीक है, दूसरी जा रही है ये हमारा एफ पे ऑब्जेक्ट है, ये रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे गई फोकस से पास कर गई, दूसरी लाइट रे ये गई बेटा जी, ये यहां से पास कर गई। तो ये लाइट रे बेटा जी, ये डॉट डॉट में दिखा रहा हूं मैं आपको कि आपकी इन्फिनिटी कैसे बनेगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद, और ये सॉरी ये मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, चलो ये लाइट रे यहां से बिल्कुल जाएगी पैरेलल, यानी जो ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है वो इन्फिनिटी पे बनेगा। अच्छा, इन्फिनिटी पे बनेगा, पता आपको पता तो नहीं है, चित्र छोटा है कि आपके लिए इन्फिनिटी बहुत बड़ी है, तो आपका इमेज भी बहुत बड़ा होगा, यानी हाईली एनलार्ज बेटा जी, ये हाईली एनलार्ज बनेगा आपका, रियल इन्वर्टेड रहेगा अभी तक, ठीक है। लास्ट केस देखते हैं, हमारा लास्ट केस, क्योंकि लास्ट केस में ही बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, और वो हमारा टॉपिक है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमारा कहां पर प्लेस है, हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है बेटा जी कहां पर है, बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी का मतलब क्या है, पोल और फोकस। और अगर आप डायग्राम में देखेंगे, चलो इसे जूम कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बताया तो सर कुछ खास बात तो होगी। ये डायग्राम है हमारा, ठीक है। अब यहां पे अगर देखेंगे आप, तो पोल और फोकस बहुत पास पास है आपके। अब रे डायग्राम तो आएगा नहीं बेटा जी आपके लिए, थोड़ा बेनिफिटेड हो गया, बट आपको इसका नेचर पता होना चाहिए। ये लाइट रे बेटा जी सीधे जाएगी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। ये लाइट रे यहां से गई, ये चली गई, ठीक है। दूसरी लाइट रे क्या लेगी, सर दूसरा कलर भी ले लो, अच्छा ले रहे हैं भाई। ये लाइट रे गई, और ये भी बेटा यहां से रिफ्लेक्ट होकर चली गई।
अब ये डिस्टेंस बेटा जी बढ़ता जा रहा है पीछे की तरफ, ये पैरेलल नहीं है। अगर हम इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो इट विल मीट एट ए पॉइंट समवेयर बिहाइंड द मिरर। सो बिहाइंड द मिरर ये पॉइंट मीट करेगा, और मीट करने के बाद आपको दिख रहा होगा मैंने डॉटेड से बनाया हुआ है। तो जब भी मैं डॉटेड से बनाऊंगा इसका मतलब है वो सारी इमेजेस वर्चुअल होगी। बट यहाँ पे तो अभी तक एक ही केस बना है वर्चुअल का, ठीक है। ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है और साइज बड़ा बन रहा है सर, ठीक है भाई। साइज बड़ा बन रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, इसे एनलार्ज कह देते हैं। अब सामने तो बन नहीं रहा है बेटा मिरर के, इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर। सो बिहाइंड द मिरर ऑलवेज इमेज इज वर्चुअल। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जहां पे वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा। तो हमने 6 केसेस बेटा डिस्कस किए हैं। अब इस 6 केसेस को एक बार वन शॉट में एक सांस में बता देता हूं ये क्या है। चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, लर्न करने का क्या तरीका है इसका। चलो देखो, ये आपका था बेटा जी पहला इन्फिनिटी का, तो ये वाला केस आपका, और फोकस का है ये केस। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्टेड है, रिवर्स है। अगर फोकस इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। चलो भी आ गया सर जी समझ, ये बहुत बढ़िया तरीका था। चलो दूसरा देखते हैं। अच्छा, बियॉन्ड सी, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में, ठीक है ना। इसका उल्टा ले लो, अब क्या है, ऑब्जेक्ट आपका एफ और सी के बीच में है, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, ठीक है। ये मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट ये रहा। सी पर है तो सी पे बनेगी, सी पर है सी पे बनेगी तो इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज भी सेम बनेगा। बच गया इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला जिसमें बता दिया। इसमें बेटा जी आपका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द मिरर। चलिए बहुत अच्छे से करा हमने। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ये तो था हमारे कनकेव मिरर के बारे में बेटा जी। अब कनकेव मिरर से रिलेटेड और कौन कौन सी टर्म है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या बात है सर जी, आपके पास तो रिमोट भी है। अरे हमारे टीचर दूसरे डंडा रखते थे, ये तो आपकी कुछ किस्मती है, अभी आपको रिमोट मिल रहा है, मार्कर मिल रहे हैं, स्मार्ट स्क्रीन मिल रही है ना। क्या बात सर जी, आपका चैनल ही तो चलेगा। हाँ भी सही बात कह रहे हो। चलो अच्छा, मैग्निफिकेशन। अच्छा मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा जी? मैग्निफिकेशन का मतलब आपके पास छोटे छोटे ग्लासेस होते हैं ना, बचपन में मैंने तो किया है, मैं लेके ना वो पेपर जलाता रहता था, वो लेके वो क्या होता था, ग्लास वो गर्म कर देता था, पेपर को जला देता था, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते थे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से ही आपका वर्ड बन रहा है मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या बेटा जी, कि वो ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई कर रहा है, मतलब उसकी साइज को कितना इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है जो आपका एग्जाम में आने का बिल्कुल 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 चांस है। तो पहले देख लेते हैं मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बेटा जी कि जो आपका हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसकी रेशियो, यानी एच डैश और एच। अभी एच डैश का मतलब क्या है? एच डैश बेटा जी आपका है हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है एच। और ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है बेटा जी माइनस वी बाय यू। सर जी वी यू तो बता दो, ये तो बताया ही नहीं आपने। तो वी होता है बेटा जी इमेज का डिस्टेंस, कि इमेज कितने डिस्टेंस पर है मिरर से। सेम एज यू होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, इसके बारे में हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स कर लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला क्या था। बट अभी आपको एग्जाम पर्पस से सिर्फ ये याद रखना है कि जो मैग्निफिकेशन है वो माइनस वी बाई यू होता है मिरर के केस में, और इसको हम डिनोट करते हैं एम से, ठीक है जी। अच्छा सर मिरर का मैग्निफिकेशन तो बता दिया, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो मिरर फॉर्मूला ये रहा भाई, यहां से भी क्वेश्चन बनता जा रहा है। मैं आपको एक बताता हूं कि एग्जाम के जो आपके जो नए सैंपल पेपर्स है ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है, आपको मिरर फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन ना दे, सो इनडायरेक्ट दे देगा। तो इनडायरेक्ट क्या देगा वो बताता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपका। बट अभी याद रखना कि जो आपके पास डेरिवेशन नहीं है इसकी, अभी आपको याद रखना कि जो मिरर फॉर्मूला है इट इज 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। सिंपल है, एफ यू वी, ठीक है। ये फोकल लेंथ हो गया आपका, वी आपका इमेज डिस्टेंस हो गया बेटा जी, और यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से बनते हैं। हाँ बिल्कुल बनेंगे भाई, मैंने आपको बोला है ना, सैंपल पेपर अभी कोई से भी उठाओगे तो आपका मिरर फॉर्मूला पे और मैग्निफिकेशन पे आपको डेफिनेटली मिलेगा। और उससे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है ना। और अभी तक जो मतलब एक्सपेक्टेड देखा जा रहा है ना, वो देखा जा रहा है यहाँ से क्वेश्चन बेटा जी। आपके जो हमने मिरर तो स्टडी कर लिया है, अब मिरर में इसके यूज का है बेटा, हमेशा याद रखना कॉज अफेक्ट सोल्यूशन। तीन चीजों पर साइंस चलती है, कॉज अफेक्ट सोल्यूशन।
कोस कारण क्या था, इफेक्ट क्या हुआ, सोल्यूशन क्या है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ है। तो एप्लीकेशन देख लेते हैं, हमारी जो कनकेव मिरर है उसकी कहां पर है। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं हमारा कनकेव मिरर। मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ होता है डिश टाइप में। तो ऐसे डिश टाइप में पॉलिश सरफेस आपने कहां देखा है, सर जी हेडलाइट में देखा था। हाँ, तो वही तो यूज हो गया। तो कॉमनली यूज इन टॉर्चेस हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। आपकी जो व्हीकल्स की हेडलाइट होगी ना, कभी ध्यान से देखना, वो कुछ इस टाइप में होती है, अंदर की तरफ पॉलिश होती है, ऐसे कुछ कंकेव टाइप होगा वो। ठीक है बेटा जी। डेंटिस्ट के पास मैं कैविटी गया दिखाने के लिए, उसने क्या करा, एक बड़ी इतनी बड़ी सी टॉर्च निकाली अपने सर पे से और यूं दिखाने लग गया वो। और उसके पास आपने देखा होगा, जो डेंटिस्ट पे अगर जाओगे तो ऑलरेडी एक इतना बड़ा छतरी सी लगी होती है, उसमें से लाइट निकलती है। तो वो जो छतरी सी बना रहे हैं वो क्या बेटा, कनकेव होता है बेटा, वो कनकेव रिफ्लेक्टर होता है। तो डेंटिस्ट यूज करते हैं इसे। और अगर आपने सोलर, अब हमारा 10th में से बेटा चैप्टर तो कट ही गया आपका, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसमें एक कुकर आता था, सोलर कुकर। तो 2 टाइप के सोलर कुकर होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर का और एक होता है कंसंट्रेटर। तो हमारा जो सोलर फर्नांस होता है, सोलर कुकर होते हैं, तो उसमें जो मिरर यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कनकेव मिरर, ताकि जितनी भी सनलाइट आ रही है वो सारी यहां से रिफ्लेक्ट हो जाए। तो सोलर फर्नांस होते हैं जो, तो सोलर फर्नांस के जो मिरर होते हैं वो थोड़े कनकेव टाइप होते हैं, थोड़े भी कनकेव ही होते हैं। अच्छा, और कहा यूज होते हैं बेटा जी, कनकेव मिरर्स आर यूज इन शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में, ताकि इमेज हमें ज्यादा दिखे, कट ना लगा दे, मोस्टली मैं तो लगा ही लेता हूं। ठीक है, तो शेविंग मिरर जो होते हैं वो थोड़े कनकेव होते हैं, ताकि हमें थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू सा मिले कट करने के लिए, मुस्टैक के लिए। अच्छा, अब देखते हैं हमारा कन्वेक्स मिरर का यूज देख लेते हैं। कन्वेक्स मिरर हमारा कहां कहां यूज होता है। तो कन्वेक्स मिरर बेटा जी, सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका कन्वेक्स मिरर का यूज आएगा, एक मैंने पॉइंट आपको बता दिया, उसी पे से क्वेश्चन आ सकता है अगर यहां से पूछ लिया कन्वेक्स मिरर पे। लार्ज व्यू बनाने के लिए कहां पर बेटा, सर जी कहां पर बनेगा लार्ज व्यू। बेटा जी, आपका जो व्हीकल्स के जो मिरर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेयर व्यू मिरर, यानी जो साइड मिरर होते हैं बाइक्स के, स्कूटी के, कार के, उसमें ऑलवेज कंपनी प्रोवाइड द कन्वेक्स मिरर। व्हाई कंपनी प्रोवाइड द कन्वेक्स मिरर इन द व्हीकल्स? So that it facilitate you to see the larger views of the traffic behind you। आप जिस भी गाड़ी में है, स्कूटी में है, ठीक है, उसके साइड में अगर मिरर कन्वेक्स होगा तो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर क्या करता है, एक बहुत बड़ी इन्फिनिटी तक की इमेज बना देता है। बनती तो नहीं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब बेटा जी कि बहुत बड़ा पीछे ट्रैफिक जितना है उसका एक पूरा एक कॉम्पैक्ट सा व्यू आपके मिरर में दिखा देता है। और इसमें क्या होता है कि आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस वेरी 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 लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो एक केस और देखो, बता दिया मैंने कि आपका जो इमेज बनेगा इस केस में वो आपका इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी आपको बहुत बड़ा ट्रैफिक दिख जाता है पीछे से। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा होता है कि आगे धुंधला हो जाता है, इन्फिनिटी हमारी कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो रेयर व्यू, ठीक है, रेयर व्यू मिरर आपका, जहां पे रेयर व्यू दिख गया सीधा बिना डाउट के कन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन जरूर रीड कर लेना। ठीक है, अच्छा टी पॉइंट पे, टी पॉइंट क्या होता है, देखो अब जैसे ये 2 रोड है, एक ये यहां जा रहा है, ये रोड यहां से वापस भी जाता है। ठीक है, एक रोड इधर से आ रहा है। अब ये एक्सीडेंट ना हो यहाँ पर, तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक मिरर, यहाँ पे गोल सा मिरर लगा देते हैं, ताकि जिससे एक कंपैक्ट सा व्यू दिख जाए, जो लेफ्ट साइड से ट्रैफिक आ रही है, जो राइट साइड से ट्रैफिक आ रही है, और जो फ्रंट से ट्रैफिक आ रही है, ये सारा का सारा ट्रैफिक इस मिरर में दिख जाता है। अगर आपने मेट्रो सिटीज में देखा होगा, तो जहां पे भी रेड लाइट्स होंगी या टी पॉइंट्स होंगे, तो रोड बना होगा तो वहां पे टी पॉइंट्स का मिरर लगा होगा, वो कन्वेक्स मिरर होता है, सो दैट एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके। ठीक है बेटा जी, चलिए हमने कन्वेक्स मिरर का यूज करा है, कनकेव मिरर के यूज करे हैं, और कुछ केसेस किए थे हमने कनकेव मिरर के रे डायग्राम के। तो हमारे पास बेटा जी 2 डायग्राम हमारे पास अभी रहते हैं, वो थे इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के हमारे डायग्राम अभी पेंडिंग है, तो सिर्फ 2 ही है, ज्यादा नहीं है। उनमें से एक तो आपको आता भी होगा। हमारा इमेज फॉर्मेशन का पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा प्लेस किया गया है बेटा जी, कहां प्लेस किया गया है, इन्फिनिटी पे। सर जी कितनी बार बताओगे, इन्फिनिटी वाला फोकस भी तो बनता है। हाँ बनता है, बन गया भाई। ये देखो, ये लाइट रे सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अब ये देखो मिरर चेंज हो गया बेटा जी, यहाँ पे अभी कन्वेक्स मिरर है, ये देखो वर्ज आउट। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा जी, आपकी जो इमेज होगी वो रिफ्लेक्ट होकर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, देखो ठीक है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। अभी मिल तो रही नहीं है फोकस पे। सर जी आपने तो कहा था फोकस में मिलेगी, मिल जाएगी भाई, कैसे मिलेगी, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं पीछे की तरफ। ठीक है बेटा जी, ये पीछे की तरफ हमने इसको मीट करा है, तो वर्चुअल इमेज बना रहा है हमारी।
यानी अब ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, अगर न्यूमेरिकल यहां से पूछ सकता है, कोई इंटरनल क्वेश्चन पुटअप कर लिया, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है यानी माइनस में लेंगे वैल्यू। इमेज आपकी कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड, छोटी, फोकस पे बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है। ठीक है बेटा जी, चलो ये डायग्राम तो हो गया। दूसरा कौन सा है, ये तो आपको पता भी था। चलो दूसरा देखते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट एज ए फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है बेटा जी कि आप उसे अब कहीं भी रख रहे हो, पोल से दूर रख रहे हो, और फोकस से पीछे, फोकस पे रख रहे हो, फोकस सेंटर के बीच में रख रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रख रहे हो, तो फाइनाइट डिस्टेंस है हमारे पास। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा जी, रे डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। फर्स्ट लाइट रे, दिस इज द ब्लू कलर, इट विल गो टू द मिरर एंड रिफ्लेक्ट, राइट। अब ये रिफ्लेक्ट हो गई है, हम क्या करेंगे, इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे, ये पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया। सेकेंड लाइट रे, इट इज गोइंग देयर, रे 2 नाम दिया मैंने इसे, ये जा रही है, ये भी यहां से रिफ्लेक्ट हो गई है बेटा जी, जा रही है, ये नाराज होकर चली गई है। जो नाराज होते हैं मनाना पड़ता है, भाई पीछे खींचना पड़ता है हमें, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे। सो ये भी पीछे की तरफ मिल रही है। नाउ इट अपीयर एट मीटिंग एट द बैक साइड बिफोर फोकस पॉइंट। यहां पे हमारा फोकस पॉइंट होगा और उस फोकस पॉइंट से पहले ही ये इमेज हमें मिलती हुई प्रतीत होगी। सर प्रतीक तो मेरे दोस्त का नाम है, अरे प्रतीक नहीं, प्रतीत यानी अपीयर टू मीट, सीम्स, ये हमें मिलती दिखेगी। ठीक है, हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें ऐसा लगेगा कि ये यहां से आ रही है लाइट रे। ठीक है, अगर हम उस साइड खड़े हो जाते हैं, हो जाता हूं मैं यहां खड़ा हूं भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट रे यहां से आ रही है, ये लाइट रे यहां से आ रही है, यहां मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जिसमें अपीयर टू मीट होती है वो हमारा बेटा वर्चुअल केस होता है। वर्चुअल केस यानी हमारी इमेज नकली बनेगी। ठीक है, इमेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि उस साइड बन रहा है। चलिए बहुत अच्छे से करा है। ये तो था हमारा मिरर के बारे में, और मिरर से हमारा क्या कुछ बन सकता है देखते हैं। और कोई क्वेश्चन नहीं, वो तो नहीं बेटा जी, जितना मोस्टली था हो गया। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फॉर्मूलाज एंड यूनिट पे, मींस मिरर के क्या क्या हमने स्टडी किया है। अब बताता हूं मैं आपको क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, जो मैं आपको बोलता ना, आपके सैंपल पेपर्स में मिरर फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। एफ मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ है, ठीक है। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी बता दिया। एम मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है जी। यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, वी हमारा इमेज डिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा ये डायग्राम आपको याद ही है। अच्छा ये डिस्टेंस मैं इसको थोड़ा गंदा कर देता हूं, गंदा क्यों करता हूं आपको पता लग जाएगा। बेटा ये पॉइंट था मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये पॉइंट जहां पे सारी लाइट रे मीट करेगी रिफ्लेक्शन के बाद, वो फोकस था। और ये जो डिस्टेंस था फोकस से लेके पोल का, और दूसरे डिस्टेंस कौन से बात कर रहे थे हम, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, ये हमेशा इक्वल रहेगा। कैसे इक्वल रहेगा देखो बेटा, मैं यहां बताता हूं आपको। यानी P से लेके F का डिस्टेंस और F से लेके C का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। आप ये भी कह सकते हैं अगर P से लेके C का डिस्टेंस 10 है, P से लेके C ये 10 है हमारे पास। यहां से बेटे क्वेश्चन देखना, बनेगा क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका, देख लेना। अगर छोटा क्वेश्चन पुटअप कर लिया एग्जामिनर ने तो छोटे क्वेश्चन आपके पावर पे, मिरर फॉर्मूला पे और ये मैग्निफिकेशन इसी पे बनेगा। ये अगर 10 है, ये पूरा डिस्टेंस 10 है और ये दोनों इक्वल है, ये पूरा 10 है, तो इसको हाफ हाफ डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, हाफ हाफ मतलब 5 बनेगा। यानी PF भी 5 है और ये FC भी 5 है। अब इसको क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको बता देता हूं। टॉपिक एक तो बनेगा आपका, फॉर्मूला पूछ लेगा F इज इक्वल टू 1/2R या R/2, यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको अगर हाफ कर दी जाए तो हमारी फोकल लेंथ निकल जाएगी। सिंपली फंडा ये था बेटा जी, ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला मैंने आपको बताया, प्लस का साइन आएगा बीच में, याद रखना इसमें प्लस का साइन रहेगा, माइनस नहीं है, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा बेटा जी। ये सारे फॉर्मूलेज हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा, लो आ गया। फाइंड द, क्या कह रहे, जूम कर दूं, ठीक है कर देता हूं, नाराज हो जाते यार आप लोग। फाइंड द लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R की वैल्यू आपको गिवन है, R की वैल्यू दे दी है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। बेटा जी फोकल लेंथ निकालनी है, अभी याद बताया मैंने आपको,
फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, हाफ कर दो बेटा जी, ये आ गया 0.5 मीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, जनरली कितना मिनट लगता है, आधा 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलो इसको नीचे ले आता हूँ और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। और अगला टॉपिक क्या है, अभी गैस करो अगला टॉपिक क्या हो सकता है हमारा। चलो, अरे वाह, न्यूमेरिकल, यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा आपके सीबीएसई का, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 फंडा बता दिए। चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं जूम करके आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं। स्टेटमेंट क्या है, ये आ गया हमारा, एक नोट लिखा हुआ मैंने बेटा, नोट को ध्यान देंगे सबसे पहले। इस नोट के ऊपर ही बेटा बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, और नहीं पढ़ा तो गलती हो जाएगी। नोट रीड कर लो एक बार। सर आप ही बता दो, चलो ठीक है बता देता हूँ बेटा। जब भी कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे या कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, ठीक है, दोनों केसेस में लेंस हो मिरर हो, अभी लेंस हमने स्टार्ट नहीं किया है, बट अभी मैं पहले ही बता देता हूँ, लेंस हो या मिरर हो बट कन्वेक्स हो, तो हमारी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा सामने रहेगी, सॉरी पॉजिटिव रहेगी। अच्छा, कनकेव की बात करेंगे, कनकेव में फोकल लेंथ हमेशा सामने होती है तो नेगेटिव रहेगी। ये याद रखना, ये नोट वाली पॉइंट है। मेनली जो न्यूमेरिकल अगर आपको पूछ लिया एग्जामिनर ने, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब पहले तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते थे इसके 3 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव पेपर में, 2014 से लेके 18 में अच्छे क्वेश्चन आते थे, इसके क्वेश्चन भी ऐसे ही देते थे। बट अब आपका एमसीक्यू आ गया तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स को कवर किया है, तो वो तीनों पार्ट देखते हैं कि क्वेश्चन कहां कहां से बनेगा। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं बेटा जी। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, 4 सेंटीमीटर का, अरे इतना होता है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिख दिया जी, ठीक है। न्यूमेरिकल करने का बेटा फंडा एक ही है, जो चीज क्वांटिटीज पता हो लिखो, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो फॉर्मूलाज आ जाएगा, क्योंकि आपका सेरिब्रम बड़ा तेज होता है, वो क्या करता है आपके पॉइंट्स को स्टोर करके रख लेता है, और एग्जाम में जब बर्डन पड़ता है ना, ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन को फैच करता है। तो देख लेते हैं। चलो, मुझे अभी पता नहीं है कि न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है, मान के चलो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा एक ही न्यूमेरिकल के फंडे। अब ऑब्जेक्ट का साइज दिया, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं बेटा जी। ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25.0 सेंटीमीटर। यानी ये क्या दे दिया बेटा जी, अब आपको दे दिया है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है अब 25 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। फ्रॉम अ कनकेव मिरर, जो चीज मेन है मैं उसको बेटा हाईलाइट कर रहा हूं। स्लोली आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और आपको सारा कवर हो ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है आपके पास। टेलीग्राम पे हमारे यूट्यूब पे हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको जो भी वीडियोस देखनी है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा जी, अब देखो मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब आपका फ्रंट में रहेगा, ऑब्जेक्ट अब आपका मिरर के फ्रंट में रहेगा तो माइनस में लेंगे, तो मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को -25 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। कनकेव मिरर है, ऑफ फोकल लेंथ 15, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर प्लस में दी हुई है, बट यहाँ मैंने माइनस में लिया है। क्यों बेटा जी, ऊपर नोट लिखा हुआ है कि कन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव रहेगी, तो नेगेटिव के लिए मैंने आपके ले लिया -15, ठीक है। अब देखो मिरर है बेटा जी यहाँ पर, तो मिरर का फॉर्मूला अगर हम थोड़ा रिकैप्चुलेट करते हैं तो ये हमारे पास मिरर का फॉर्मूला था, ठीक है। अब मिरर के फॉर्मूला में सिर्फ कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। जिसका मैथमेटिक्स थोड़ा शार्प है वो तो कर लेंगे 1 मिनट में, जिसका नहीं है वो भी कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब ये देखो हमें निकालना क्या बेटा जी, अब हमारे पास F है, U है, V नहीं है हमारे पास। जो चीज नहीं है उसको क्वेश्चन मार्क में रखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क में हमें रखनी है। अब U को उधर लेके जाएंगे हम F के पास, तो माइनस हो गया। वैल्यू पुट करनी है बेटा जी, F की वैल्यू -15 थी, U की माइनस का माइनस रहेगा, ये याद रखना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के रखना, नहीं तो आप माइनस प्लस की डेफिनेटली गलती करोगे। U की वैल्यू पुट करिए हमने -25, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बच्चे कहते हैं भी एलसीएम बताओ, करना है एलसीएम कैसे होना है। वैसे तो आपका इजीली एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक करना, तो ये देखो कि 15 और 25 दोनों सेम टेबल पे, कौन से टेबल पे आते हैं आपके, वो देख लो बस, ठीक है। चलो, अब 15 और 25, 25 की 75, 15 5 75, 75 दोनों की टेबल पे आ जाता है, तो यहां से एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके आपका यहां से आ जाएगा -2/75, तो 2/75 को हम, सो बेटा यहां से हमने 1/v की वैल्यू फाइंड की है। नाउ देयर इज अ 1/v इज इक्वल टू -2/75। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v, जस्ट वी डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास v की वैल्यू आएगी -75/2,
तो इसको सोल्व करेंगे, इट इज -37.5। सो देयर इज अ वन इंडिकेशन फॉर यू फ्रॉम दैट माइनस साइन। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा जी? तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट की दैट इज इन्वर्टेड। सो इन्वर्टेड इमेज का मतलब है इट मस्ट बी रियल। सो जहां पे बेटा इन्वर्टेड वर्ड आएगा वहां पर एक वर्ड आएगा रियल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था शॉर्ट ट्रिक में कि वेयर देयर इज इन्वर्टेड देयर मस्ट बी रियल, एंड सेम एज इरेक्ट एंड वर्चुअल के लिए। सो यहां से हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल का कि नेचर कैसे फाइंड करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है यहां से मींस ये पूरा टॉपिक एक साथ नहीं आएगा आपका, बट इस टॉपिक में दो पार्ट है, उस दोनों पार्ट को मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है। नाउ अब इसके पास आपका क्या था? नेचर फाइंड करना था। सो नेचर फाइंड करने के लिए नेचर तो आ गया आपके पास। नाउ मैग्निफिकेशन। नाउ मैग्निफिकेशन में बेटा जी क्या फाइंड करना है? तो मैग्निफिकेशन का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर द मिरर इज h डैश बाय h माइनस v बाय u। जहां पर h डैश हमारा क्या है? इमेज का हाइट, एंड h क्या है बेटा जी? ये है ऑब्जेक्ट हाइट, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए यहां से वैल्यू सिंपली वैल्यू पुट करनी है, और आपको ये बेटा जी ये ध्यान रखना है, ये माइनस का जो साइन है ये माइनस का ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है कि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ये भी माइनस में है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एक माइनस की वजह से आपका पूरा नेचर मैग्निफिकेशन का वैल्यू रॉन्ग हो जाएगा। सो इट इज माइनस माइनस ही कैंसल एंड इट बिकम्स पॉजिटिव, बट देयर इज अ एक्स्ट्रा माइनस साइन आउटसाइड। सो ये वाला माइनस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। नाउ इट बिकम्स -3/2 into 4, that is a 6 centimeter. Now that is the height of image. Got it? So यहां से हमारे को और क्या पता लग रहा है कि हमारी जो हाइट ऑफ इमेज आ रही है that comes out negative. So negative का मतलब क्या है बेटा जी? It is below the principal axis. Got it? यहां से बेटा ये चीज पॉइंट मेन है, आपसे न्यूमेरिकल डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इट विल कम एज अ कंक्लूजन। वो कंक्लूजन की फॉर्म में आएगा, लाइक नेचर पूछ लेगा या इमेज पूछेगा, माइनस प्लस है, माइनस प्लस नहीं पूछता है, सो इट विल आस्क लाइक द ऑब्जेक्ट हाइट और द इमेज हाइट, इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। सो माइनस साइन इंडिकेट दैट इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। गॉट इट? चलिए नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिफ्रैक्शन। So this is the second most important part of your chapter life. So बेटा जी what is the meaning of refraction? So as you can see this picture, हम इस चुन्नू को मुन्नू को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। So here you can see here this picture. So चुन्नू is trying to capture a fish. So but इसको जो fish दिख रही है यहाँ पर appear हो रही है, वो actual position उसकी नहीं है। So he is trying to catch the fish. So trap करने के लिए इसको क्या कर रहा है? वो जाल फेंकता है या देख रहा है, but this is the apparent position. But apparent position and actual position, there are the two words. Actual means वो कहां पर actually exist कर रही है, and apparent position means where it is appearing, it seems to appear. ये हमें कहां दिख रही है? So बेटा अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो यहाँ पे at this space जहां पर ये पर्सन चुन्नू खड़ा है, तो चुन्नू खड़ा है जिस स्पेस पे वहां पे एयर मीडियम है, but when he look towards the fish, now medium get changed. मीडियम चेंज हो चुका बेटा जी, यहां से ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दिख रहा है। सो व्हेनेवर जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट का जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है, और सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन होता है बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मीडियम को चेंज करने में लाइट का पाथ चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन होता क्या बेटा जी? इसको हम देखते हैं दोबारा से कि रिफ्रैक्शन है क्या। तो रिफ्रैक्शन इज नथिंग जस्ट द बेंडिंग ऑफ लाइट। इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वो रेयर टू डेंसर भी हो सकता है, डेंसर टू रेयर भी हो सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा रेयर से डेंसर ही हो, ठीक है। इसके लिए दो अलग अलग कंडीशंस हैं कि रेयर से डेंसर में क्या कहेंगे और डेंसर से रेयर में क्या कहेंगे। चलिए क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा बेटा जी, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। सो क्वेश्चन क्या बनेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा बेटा जी कि जब रेयर से डेंसर में ट्रेवल करेगी देन हाउ लाइट बेंड और बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और टुवर्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखते हैं यहाँ पर
नाउ इफ आई कंसीडर लाइट ट्रेवल, इट इज अ रेयर मीडियम। मैंने यहाँ पे एयर को कंसीडर किया। सो एयर को मैंने रेयर मीडियम क्यों बोला बेटा जी? रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है? द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, जहां पे लाइट की स्पीड मोर होगी दैट इज रेयर मीडियम, एंड वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम, तो मिनिमम होने पे दैट इज अ डेंसर मीडियम। लाइक आई टेक एग्जांपल ऑफ एयर, कैरोसिन एंड डायमंड। सो एयर इसमें क्या बेटा जी? एयर की स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी, एंड कैरोसिन में लिटिल बिट लेस, एंड डायमंड में लिटिल बिट लेस। सो क्या है ये? एक सीक्वेंस है जिसमें रेयर टू डेंसर चल रहे हैं हम। सो जिसमें लाइट की स्पीड सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा डेंसर। नाउ लाइट ट्रेवल टुवर्ड्स द एयर, दैट इज द रेयर मीडियम। I'll write here rare medium. Now it traveling into the water, that is the denser medium. Now whenever light travel from rare medium to denser medium, then this light bend towards the normal. If you see the picture, you can clearly see ये जो light ray है, in spite of going straight, ये straight जानी चाहिए थी, but it bent towards the normal the little bit. तो ये bend कर गई है towards the normal. Same as if we talk about the water to air, water to air. So water to air में क्या होगा बेटा जी? When light travel from denser medium to rare medium, then this diagram will change. This light ray bends away from the normal. मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं एक बार। एक पिक्चर क्या होगी? मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक, जिसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा। दिस इज द नॉर्मल। नाउ दिस इज रेयर मीडियम बेटा। रेयर मीडियम को मैं मान लेता हूं कि एयर है, ठीक है। और हेयर इट इज वाटर, केरोसिन, डायमंड, ग्लास। सो व्हेनेवर लाइट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है। ये क्या होगा बेटा जी? इस लाइट को सीधा जाना चाहिए था, बट ये डेंसर मीडियम चेंज हो गया है हमारा, मतलब लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है। सो ये लाइट रे हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी, यानी ये एंगल है ये कम हो गया है आपका। ये होता है रेयर टू डेंसर के केस में। बट इफ यू टॉक अबाउट डेंसर टू रेयर, चलो हम इसको यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। नाउ मीडियम गेट चेंज। अब मीडियम चेंज हो गया बेटा जी। नाउ आई एम टेकिंग हेयर ग्लास and here air. Now this is the incident ray. ये normal चल रहा है बेटा जी। Now in this case when the light travels from denser to rare medium, it bend away from the normal. In spite of going there, इसको जाना चाहिए था, यहाँ पर ये straight जाना चाहिए था, but ये क्या हो गया? Normal से away की तरफ bend हो चुकी है। So these are the two different cases in which light bend टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। और यहीं से आपका बेटा जी क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि इन विच डायरेक्शन लाइट रे बैंड व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर टू डेंसर नहीं देगा तो वो मीडियम का एग्जांपल दे देगा, लाइक एयर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास, ठीक है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानने से पहले हम देखेंगे एक वर्ड्स को, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा जी क्या होता है? ये रेशो होता है इंसिडेंस एंगल का विद द रिफ्लेक्टेड एंगल का, विद द साइन। साइन का क्या है अब हम देखेंगे उसे। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, दैट इज रिफ्रैक्शन। और इस रिफ्रैक्शन की वजह से इसका वैल्यू जो होता है वो चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अगर वो हमारा एक मीडियम मींस रेयर से डेंसर में जा रही है लाइट रे, और रेयर मीडियम हमारा एयर है या वैक्यूम है, देन इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद करने का तरीका क्या है बेटा जी? एब्सोल्यूट, ओ एयर, एयर से जब एयर होगा तो एब्सोल्यूट होगा, और दूसरा क्या है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा जी मीडियम में? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air or vacuum to the speed of light in medium. Now here C indicate, C की वैल्यू बेटा जी फिक्स रहेगी। If it is given to you in the paper then good, it's fine, otherwise you need to learn this value, and the value is 3 into 10 raised to power 8। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 into 10 raised to power 8
और सिंपली यू कैन से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में अगर बात करते हैं इट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। सी की वैल्यू आपको याद रखनी है, v की वैल्यू इज ऑलवेज गिवन टू यू। नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। वैक्यूम दे सकता है बेटा जी, एयर भी दे सकता है, इसमें पजल नहीं होना। एब्सोल्यूट जब भी पूछेगा तो वो वैक्यूम भी दे सकता है, एयर भी दे सकता है। नाउ सेकंड टाइप का क्वेश्चन यहां से क्या अराइज होगा देखते हैं। सेकंड पूछेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अच्छा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिलेटिव, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव, सो रिलेटिव की अगर हम बात करते हैं तो रिलेटिव में वर्ड होता है कि हम किसी एक मीडियम का या एक स्पीड की लाइट का किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो कंपैरिजन के लिए हम रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नाउ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या बेटा जी, लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम या वन मीडियम टू सेकंड मीडियम, देन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी हम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका नोटेशन क्या रहेगा बेटा जी, इसका नोटेशन रहेगा ये रहा। अभी देखो इसको नोटेट, इसको सिंबलाइज कैसे करना है। अब यहां पे मैंने वर्ड लिखा है एन, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है। नाउ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 to 2, सो 1 से 2 में जा रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू को लिखेंगे कैसे, शॉर्टकट बता देता हूं, आपका न्यूमेरिकल का इजी पर्पस में बिल्कुल सोल्व, मींस आपका न्यूमेरिकल यहां से गलत होगा ही नहीं। जो वैल्यू नीचे लिखी है 2, इसकी वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे। ऊपर लिखा है यहां पर 1, तो इसकी वैल्यू को नीचे लिखेंगे। तो यानी रेसिप्रोकल वैल्यू लिखनी है, आपका बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल प्योर आंसर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। दोबारा बता देता हूं मैं आपको। यहां पर आपको लिखा है कि 1 मीडियम से 2 जाना है, तो 1 मीडियम से 2 जाने का मतलब क्या है, ये 1 से 2 जा रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को 2 को ऊपर और ये 1 ऊपर है तो इसकी वैल्यू को नीचे लिखेंगे। मैं इसको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बताऊंगा लास्ट में, एट द एंड ऑफ द स्लाइड आई विल सोल्व वन क्वेश्चन फॉर यू सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। गॉट इट। चलिए, सॉरी, first one is refractive index, that is the absolute refractive index. Second one is the relative refractive index. Now one of the beautiful and the most important question, that is the Snell's law. यहां से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू का, बहुत एनसीईआरटी का, सीबीएसई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है स्पेशल केस का। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्नेल्स लॉ होता क्या है, ठीक है। आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो सेम एक पॉइंट तो कॉमन रहेगा, like this light ray, this is the incident ray. This incident ray is going from one medium to another medium, that is fall towards the glass slab. ये glass slab की तरफ बढ़ रही है। Now this is called incident ray. But मैंने आपको बताया the medium is getting change. So medium change होने की वजह से ये air medium है, ये denser medium है, it bend towards the normal, right? तो ये normal की तरफ bend कर रही है, ठीक है। अब Snell's law क्या कहता है, this is the angle of incidence, got it, and second is the angle of refraction. refraction का मतलब बेटा कि refracted angle, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, बट कैसे इक्वल रहेंगे, साइन के साथ। मीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट है जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। इसको हमने डिनोट किया कि हमारे जो लाइट रे है वो हमारा मीडियम 1 से 2 के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से बेटा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं आपके स्नेल्स लॉ के, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिलेटिव के बाद आपके पास टॉपिक आता है स्नेल्स लॉ का। तो यहां से आपको इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू दे देगा। लाइक आगे इफ आई गिव यू वन क्वेश्चन, द लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब एट ए 45 डिग्री एंगल, तो 45 डिग्री पर आपका आ रहा है, ठीक है। सेम है आर, ये रिफ्लेक्ट हो गया आपका 45 डिग्री से। यहां पे जरूरी नहीं है कि 45 रहेगा बेटा जी, चेंज भी हो सकता है ये आपका। आई एम एज्यूमिंग ये 45 डिग्री ही है, बट ये 45 होगा नहीं, क्योंकि आपका अगर देखते हैं यहां से इंसिडेंस एंगल आपका
45 डिग्री है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। चलिए मानते हैं अगर ये हमारा 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहां से आपने ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करना है बेटा जी। sin 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2 1/√2, तो यहां से 1/√2 आ गया आपका, ठीक है। sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, ये 1/2 होगा, और यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 1/2 आएगा यहां से। तो यहां से आपको सोल्व करके आंसर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी √2। तो इन चीजों को ध्यान रखना बेटे, छोटे छोटे से क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल आपको इनडायरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट कैसे है, उसने एंगल दे दिया लेकिन ये रिलेटेड है टॉपिक से, आपके स्नेल्स लॉ से। तो आपका अगर आपको स्नेल्स लॉ पता होगा तभी आप ये न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं कि एनसीईआरटी से बाहर से कुछ आएगा, बट एनसीईआरटी क्या करता है, आपको थोड़ा राउंड अबाउट वे में क्वेश्चन देता है, उसको यू नीड टू जस्ट फोकस एंड कंसंट्रेट कि हाउ टू सोल्व इट। गॉट इट। चलिए बात करते हैं दोबारा, हमारे टॉपिक पे आते हैं स्नेल्स लॉ के। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि एंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू द, ये हमारा स्लैब का हो गया है, ग्लास स्लैब का। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो चुका है। नाउ हमने मिरर के बारे में स्टडी किया था बेटा जी, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द लेंस, ठीक है। अब ये लेंस बनता कैसे है, लेंस होता क्या है, और लेंस में रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अब लेंस होता क्या है, सबसे पहले लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडिया होता है, यह मटेरियल होता है। मींस मिरर की बात करें तो मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होता है यानी बाउंसिंग बैक, बट लेंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि उसमें से रिफ्लेक्ट होगा, उसके अंदर जो लाइट जाएगी वो रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि उसके अंदर पॉलिश नहीं है, वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है या मटेरियल है, ठीक है। देखते हैं लेंस क्या है हमारे पास, लेंस क्या होता है, स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बात करेंगे। ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है बाउंडेड बाय टू सरफेस, ये दोनों तरफ से बाउंड होगा। कैसे होगा, ये दो टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट वन इज द कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, दोनों सी से रिलेटेड। कन्वर्जिंग का फोकस करने वाले, कनकेव एंड डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलाने वाले, डिस्पर्स फैलाने वाले, स्कैटर कर देने वाले, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप का जो लेंस है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इट इज थिक फ्रॉम द मिडल एंड थिन फ्रॉम द एजिस। ये हमारा एजिस से थिन होगा और सेंटर से यानी मिडल से थिक होगा, ठीक है। सेकेंड टाइप है जो हमारा कनकेव, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस बोल रहे हैं। सो ये इसका अपोजिट होगा, इट इज थिन फ्रॉम द मिडल एंड थिक फ्रॉम द एजिस। ये ऊपर से और नीचे से यानी एजिस से थोड़ा चौड़ा होगा, वाइड होगा, एंड थिन फ्रॉम द मिडल। नाउ हाउ इज इट फॉर्म, ये बनता कैसे है। जैसे हमने स्टडी किया था हमारे मिरर के टॉपिक में कि मिरर कैसे बना था। मिरर इज ऑलवेज फ्रॉम द अपर्चर ऑफ स्फेरिकल पार्ट या स्फेरिकल ग्लास, यानी स्फेरिकल ग्लास में से हम अपर्चर को कट करते हैं, देन वी गेट द कन्वेक्स और कनकेव मिरर, राइट। सो ऐसे हम बात करते हैं कि हमारा जो लेंस है, लेंस कैसे बनेगा। अच्छा, लेंस मैंने अभी बोला कि दोनों तरफ से बाउंडेड सरफेस है। सो बाउंडेड देखते हैं कैसे बनाएंगे। सो देयर इज वन ग्लास, सेकंड ग्लास। हमने इसको क्या किया, हमने इसको मर्ज कर दिया है, और इसका जो कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट हमारे पास क्या बचा है, दैट इज द कन्वेक्स लेंस, दिस पार्ट। दोनों को ग्लासेस को हमने मर्ज करा और इसका जो ये अपर्चर है इनको मर्ज कर दिया है, यानी आप कह सकते हैं टू ग्लास स्फेरिकल ग्लास से मिलकर हमारे लेंस बनते हैं, जिसमें सेंटर से थिकनेस ज्यादा रहेगी, दैट विल बी द कन्वेक्स। एंड हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा है इन दोनों ग्लासेस को, एंड देन वी कट दिस पार्ट, दिस अपर्चर्स, एंड मर्ज फ्रॉम द अपोजिट साइड। हमने इसे अपोजिट साइड से मर्ज कर दिया है। सो ये जो डायग्राम आपके पास बना है आपका, इट इज थिक फ्रॉम द सेंटर एंड थिन फ्रॉम द मिडल पार्ट। सो इट इज कनकेव लेंस, गॉट इट। अब जैसे हमने स्टडी किया था मिरर में, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ऐसे ही इसमें भी रहेंगे बेटा जी। अपर्चर है तो अपर्चर क्या रहता है, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, जो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। सेम एज प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहेगी, द लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर।
बेटा जी मिरर में हमारे पास सेंटर होता है पोल, बट इफ यू टॉक अबाउट द लेंसेज इट हैज ऑप्टिकल सेंटर, जैसे हम ओ से डिनोट करते हैं, और ये मिरर के नहीं लेंस के सेंटर में होता है। जैसे मिरर के सेंटर में पोल था, लेंस के सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर होता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और है इससे रिलेटेड। ये ऑप्टिकल सेंटर है बेटा जी। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर लाइट गो अनडेविएटेड। अनडेविएटेड का मतलब होता है कि बिना एनी रिफ्रैक्शन करे। ये सिंगल पॉइंट आपका लेंसेज के अंदर ऑप्टिकल सेंटर होता है, जहां से लाइट रे बिल्कुल सीधी जाती है, वहां से कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन मतलब कोई भी बेंडिंग नहीं होगा लाइट का, वो सिंगल पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर हमारे पास क्या रहेगा बेटा जी? जहां से लाइट रे बिना बेंडिंग के जा रही है। चलिए अब हम आते हैं हमारे कुछ रूल्स के ऊपर कि हमारे रे डायग्राम बनते कैसे हैं। ठीक है, तो रे डायग्राम पे हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। हमारा रे डायग्राम कैसे कैसे बनने चाहिए, रूल्स क्या हैं लेंसेज के केस में। चलिए तो फर्स्ट हमारा रे है, जैसे हमने मिरर में किया था, सेम केसेस है बेटा जी। व्हेन द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, सो कहां से जाएगी बेटा जी? सर जी मिरर में बताया था हमने, ये फोकस से जा रही है। हाँ, तो लेंस में भी यही होगा ना? हाँ यही होगा। ये लाइट रे आ रही है हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारा देखते हैं कि हमारा फोकस पॉइंट कहां पर होगा। ठीक है, ये फोकस पॉइंट है। दो फोकस पॉइंट कैसे बेटा जी? अगर हम यहां से देखते हैं, इस सरफेस की बात करते हैं, तो इसका फोकल पॉइंट यहां पर होगा। इस वाले सरफेस की अगर बात करते हैं तो इसका फोकल पॉइंट यहां पे होगा। नाउ इस रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, सो दिस लाइट रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन bend and pass to the focus point. Got it? Second one. सेकंड को देखते हैं। चलिए आ गया, लीजिए आपके लिए। ओके, नाउ फोकस से जा रहा है। इफ एनी लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस, अगर लाइट फोकस से जा रही है तो बेटा जी इट पास थ्रू द सेंटर एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। फोकस से आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो फोकस से जाएगा। ठीक है, एंड द थर्ड वन, इफ द लाइट रे पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट पास स्ट्रेट। ये सीधी चली जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसे हमने मिरर में किया था। ठीक है, चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। कुछ रे डायग्राम है, रे डायग्राम पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो वन बाय वन करके हम सारे डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सिर्फ कन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए कन्वेक्स लेंस में हमारे पास आ गया है पहला केसेस। तो फर्स्ट केस में बेटा जी हम देखते हैं क्या है। अब हमारी लाइट रे कहां पर है? नाउ लाइट रे कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी। सो बेटा जी आपको पहले ही पता है, व्हेन इफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी इट पास थ्रू द फोकस पॉइंट, राइट? सो दिस इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड इट मीट एट द फोकस पॉइंट। चलिए सेकंड, जैसे इसके अंदर हमारे पास मिरर में पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहां पे हमारे पास रहेगा ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1 एंड फोकस 2। दैट इज बात वही रहती है। देखो ये हमारी फोकल लेंथ है, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बट यहां पर हम क्या लिखते हैं इसको F1 और 2F1 लेते हैं। ठीक है, नाउ लाइट रे इज बियॉन्ड 2F1, so beyond 2F1 then this light ray goes straight, then from the lens refraction take place, और रिफ्रैक्शन के बाद ये मिलेगी या यहां आ जाएगी। ठीक है, सेम एज द सेकंड लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गेट अनडेविएटेड। अनडेविएटेड मतलब सीधी चली गई। नाउ दे मीट एट ए पॉइंट हियर, ये यहां पर मिल रही है। नाउ यू कैन सी हियर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड इमेज इज ऑन द राइट साइड। गॉट इट? सो इमेज आपकी इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है क्या इन्वर्टेड? देखो इन्वर्टेड है तो रियल होगी यहां पे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपका माइनस में है, हम माइनस में लेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होता है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट केस के बारे में। दो केस करे हैं, थर्ड केस है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F, जब ऑब्जेक्ट आपका 2F पे होगा। तो यहां से भी सेम बेटा जी, लाइट रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस एंड सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से पास करी, देन इट मीट एट द सेम पॉइंट एट 2F2। जैसे बेटा जी यहां पर F1 होगा एंड इट इज 2F2, सेम एज यहां पर 2F1
सो यहां पर भी होगा, अगर फोकल लेंथ इट इज f2 देन इट इज 2f2. सो व्हेनेवर लाइट रे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस then it meet at the 2f2. Now come to the when the object is placed between f and 2f. अब f और 2f के बिटवीन है बेटा जी. ये f1 कौन से हैं? f1 और 2f1. जैसे हमारे यहाँ पोल और सेंटर ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, यहाँ पे f1 और 2f1 होता है ना. अगर इसके बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं देन इट गो स्ट्रेट, देन यहाँ सेंटर से रिफ्लेक्शन होगा लेंस के एंड देन ये पास कर जाएगा फोकस से एंड सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से ये मिलेगा बेटा कहीं ना कहीं हियर दैट इज बियॉन्ड टू f2. ये आपका f2 है, ये आपका 2f2 है. तो 2f2 के बियॉन्ड. और इमेज कैसे बन रहा है आपका? दिस इज ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज, यानी मैग्नीफाइड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा. ओके नेक्स्ट की बात करते हैं हम. चलो कलर ले लेंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं. चलो सर ब्लू ले लो ना, ठीक है. अच्छा अब देखते हैं ऑब्जेक्ट आपका f पर है यानी f1 पर. तो ऑब्जेक्ट आपका f1 पर है, सेम लाइट रे गो स्ट्रेट, फोकस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. नाउ इट बिकम पैरेलल, इट मींस इट गोज टू द इंफिनिटी. यानी ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. चलिए भाई लास्ट केस. नाउ ऑब्जेक्ट इज एट वेरी लेस देन फोकस, यानी आपका f1 से भी पहले यानी ऑप्टिकल सेंटर के और फोकस के बिटवीन ऑब्जेक्ट है. नाउ इन दिस केस लाइट रे गो स्ट्रेट, अगेन सेंटर पॉइंट से बेटा जी रिफ्रैक्शन होगा. हमेशा याद रखना रे डायग्राम में बच्चे यही गलती करते हैं कि वो रिफ्रैक्शन ये सीधा ले जाते हैं यहां तक, सीधा बिल्कुल. ऐसा कुछ नहीं है बेटा जी, ऐसे गलत है डायग्राम. हमेशा रिफ्रैक्शन कहां से होगा? ये लाइट रे स्ट्रेट जा रही है आपकी और सेंटर से यहां से मिड पार्ट ऑफ द लेंस है, वहां से आपका रिफ्लेक्शन होगा और ये फोकस से पास कर गई. सेम है सेकंड लाइट रे गई है, ये निकल गई. अब ये धीरे 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 क्या है, ये डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है. तो ये स्पेशल केस है. नाउ इन दिस केस लाइट रे अपीयर टू मीट एट द बैक साइड. सो एट द बैक साइड इट मीट हियर. सो नाउ यू कैन सी ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था आपका, बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत कम है बट इट इमेज इज फॉर्मिंग बियॉन्ड 2f1 एंड द मैग्नीफाइड. बट दिस इज वर्चुअल इमेज. ये वर्चुअल इमेज बेटा जी इन फ्रंट ऑफ द लेंस बन रहा है, यानी लेफ्ट साइड पे बन रहा है लेंस के. ऑब्जेक्ट भी जो लोकेशन है वो भी लेफ्ट साइड पर है और इमेज भी लेफ्ट साइड पर है, ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. आपका ये स्पेशल केस है, इसका यहां पर पसंद मत होना. जैसे हमने मिरर में स्पेशल केस किया था, इसका भी स्पेशल केस है ये, जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है. चलिए अब देखते हैं कुछ, हम लेंस की बात कर लेते हैं. ये मैग्निफिकेशन को थोड़ा सा देर में देखते हैं हम. चलिए आइए अब कनकेव लेंस की बात करते हैं. सो कनकेव लेंस के लिए बेटा जी दो केस हैं. से एक तो सबसे सिंपल केस रहेगा आपका इन्फिनिटी वाला, लाइट रे कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी देन इट डाइवर्ज. ये भी जा रही, ये भी डाइवर्ज हो गई, बट ये अपीयर तो नहीं, आप दिख तो नहीं है पे फोकस में मीट करते. इन्फिनिटी से आ रही है मींस इट मस्ट मीट एट द फोकस पॉइंट, राइट. नाउ वी विल एक्सटेंड एट द बैक साइड एंड इट मीट हियर एट द फोकस. सिंपल. सो इमेज में क्या रहेगी, वर्चुअल रहेगी आपकी, ठीक है. दूसरा केस है जो लास्ट केस है, ये भी एक स्पेशल केस है. यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं. नाउ ऑब्जेक्ट इज लाई बिटवीन ओ एंड इंफिनिटी, यानी ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में जितने भी पॉइंट है कहीं पे भी रखो, सेम डायग्राम रहेगा आपका, ठीक है. सो हियर द ऑब्जेक्ट लाइट रे गो स्ट्रेट. अच्छा ये स्ट्रेट जा रही है बट ये कनकेव है, कन्वेक्स नहीं है. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये हमेशा सीधा फोकस में जा रही है. अब यहां पे क्या होगा, कनकेव के केस में ये यहां से डाइवर्ज हो गई है, ठीक है. बट हमने स्टडी किया था कि जो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो जाएगी फोकस पे, भाई ये फोकस पे तो नहीं जा रही है. नाउ वी विल एक्सटेंड दिस एट द बैक साइड एंड इट विल मीट एट दिस पॉइंट. ये फोकस पे ही जा रही है, देखो भाई, यानी डायग्राम हमारा सही है. इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. चलिए आजा भाई इधर आजा. चलो ये लाइट रे हमारी जा रही है बेटा जी, ये इधर से रिफ्लेक्ट हो गई. भाई फोकस पे क्यों नहीं मिल रही, मिलेगी, ये तो हमारा रूल है, भी मिलनी चाहिए. हम इसको बैक साइड हम एक्सटेंड करेंगे यहां से और ये हमारे पास दोबारा फोकस पे ही जाएगी, ठीक है. सेकंड लाइट रे दिस इज गो फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, सो इट विल विदाउट एनी डेविएशन इट गोज स्ट्रेट
चलो, बट इट विल मीट हियर एट पॉइंट एंड दैट इज द इमेज फॉर्मेशन पॉइंट, यानी यहां पर आपका इमेज बनेगा. नाउ ऑब्जेक्ट साइज इज मच हायर देन द इमेज साइज. नाउ इन दिस केस इमेज इज वेरी डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज. गॉट इट? एंड ऑन द लेफ्ट साइड ये हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन है कनकेव लेंस के केस में. गॉट इट? आपका कन्वेक्स और कनकेव दोनों में एक ही केस ऐसा रहेगा बेटा जी जिसमें आपका वर्चुअल इमेज बनेगा, और वो स्पेशल केस आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि हर दोनों केसेस में जिसमें भी वर्चुअल इमेज बन रही है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत पास होगा. यहां पर आपने ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो वर्चुअल इमेज बनेगी. कनकेव लेंस के केस में अगर हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस में भी आपने देखा था स्पेशल केस का आपका है, ये रहा स्पेशल केस. इसमें भी आपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से कहीं भी रखा, ठीक है, यानी फोकल लेंथ से कहीं पीछे रखना है, पास रखना है. मतलब ये फोकल पॉइंट था आपका, यहां से रखा आपने, बिल्कुल पास रखा है, और इमेज आपकी कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है. तो दो केसेस है आपके पास, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान रखने हैं. आपका कनकेव की बात करें तो ऑप्टिकल पॉइंट और इंफिनिटी, और अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इसके बीच में रहेगा आपका ऑब्जेक्ट. चलिए अब और क्या देखते हैं बेटा जी, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट. चलिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं. चलो, मैग्निफिकेशन. जैसे जैसे हमने मिरर में मैग्निफिकेशन किया था, सो लेंथ में भी मैग्निफिकेशन हमारा रहेगा. मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन यहीं से रहेगा, बिना सोचे समझे, मतलब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सैंपल पेपर का यही बनेगा. तो अगर देख लेते हैं, यहां से आपको मतलब रीड करने की नीड नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको फोकस हो जाएगा. तो यहां से क्या दिख रहा है बेटा जी? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज v by u. यहां पे माइनस नहीं है, ये ध्यान रखना, ये माइनस नहीं है बेटा जी. आपका मिरर के केस में इट इज माइनस v by u, बट इन द केस ऑफ लेंस इट इज v by u पॉजिटिव. गॉट इट? ओके. कनकेव की बात करते हैं. कनकेव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी लेस देन यूनिटी. आपका आपको शायद पेपर में या सैंपल पेपर्स में आपको 1 ना दे तो वहां पे यूनिटी भी दे सकता है बेटा जी, यूनिटी ही पूछेगा. यूनिटी इज द स्टैंडर्ड वर्ड. सो मैग्निफिकेशन इज लेस देन यूनिटी फॉर द कनकेव लेंस. एंड इफ यू टॉक अबाउट द कन्वेक्स लेंस, सो कन्वेक्स लेंस के लिए इमेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी. गॉट इट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट. स्टार दे देते हैं, इसको हम स्टार देंगे. स्टार ये हमारा इंपॉर्टेंट है. 1 2 3 दे दिया, स्टार दे देते हैं. अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें मतलब अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि अगर लेस देन यूनिटी है तो कनकेव लेंस के केस में होगा, कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो मोर देन यूनिटी या ग्रेटर देन यूनिटी. ठीक है, चलिए भाई अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ. दिस इज द पार्ट ऑफ एंड पार्ट ऑफ लेंसेज. सो लेंसेज के बारे में हमने बहुत सारा टॉपिक किया यहाँ से, और बहुत इजी टॉपिक है ये, ऐसा नहीं है मुश्किल है इसमें कुछ. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के पास. चलिए, नया से है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर द लेंसेज. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा. क्या करें सर? स्टार दे दे. 1 2 3 आ जाए भाई. चलो, ये इंपॉर्टेंट क्यों बेटा जी? क्योंकि यहां से भी आपके सैंपल पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके. अगर आप सैंपल पेपर उठा रहे हैं तो मिरर के फॉर्मेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से. ठीक है, अब यहाँ साइन कन्वेंशन पे ये सारी चीजें आपको पता है. ये ऑप्टिकल सेंटर है, एक F1 पॉइंट होता है, ये 2F1 होता है, ये सारा आपको पता है. ठीक है, इसके ऊपर के जो भी हम पॉइंट लेंगे वो सारे पॉजिटिव रहेंगे, एंड नीचे की जो क्वांटिटीज है दैट इज इन्वर्टेड इमेज, वो हमारी नेगेटिव रहेगी हमेशा. ये आपको पता है सारा का सारा. ठीक है, सेम कनकेव के केस में देखते हैं. ये कन्वेक्स का था, यहाँ कनकेव में. कनकेव में भी क्या होगा बेटा जी? डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर लेंस इट इज नेगेटिव. एंड इफ यू टॉक अबाउट द डिस्टेंस on the right side of the concave mirror it is taken as positive. वर्चुअल इमेजेस वाला केस है. ठीक है, साइन कन्वेंशन को थोड़ा फोकस कर लेते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने वाले हैं यहां से एनसीईआरटी का. चलिए एक एक चीज डिस्कस करते हैं. यहां से बात करते हैं लेंस का, कन्वेक्स लेंस की. तो कन्वेक्स लेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है u नेगेटिव रहेगा, सेम एज कनकेव के लिए भी नेगेटिव रहेगा. व्हाई? बिकॉज वी ऑलवेज टेक ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस. जैसे मिरर में लेते थे ऐसे ही हमारे लेंसेज में भी है. तो ये दोनों के दोनों हमारे यू है, हमारे क्या रहेंगे बेटा जी? नेगेटिव रहेंगे. बट डिपेंड करता है कि इमेज कैसी बन रही है.
इमेज को नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। अगर हमारी लेंसेज के केस में, बेटा लेंसेज के केस में क्या ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन में हमारा जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव रहेगा, अगर हमारा वर्चुअल बन रहा है तो नेगेटिव रहेगा, ये याद रखना। मैं एक बार दोबारा डायग्राम पे लेके चलता हूं आपको, ताकि आपको इसका डाउट क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ पे जितने भी केस है ये आपका इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ये रियल है, इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, यहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है। अच्छा वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, ये हमारा वर्चुअल केस था, ये भी हमारा वर्चुअल केस था। यहां पे देखना आपको ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड पर है, इमेज भी लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड को हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लिया हुआ देखो। ध्यान रखना, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, ये टेबल मुझे सबसे अच्छी लगी भाई, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा कंक्लूजन दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स का शॉर्ट क्वेश्चन का, कि वर्चुअल के केस में आपका नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अच्छा कनकेव में, अब कनकेव की बात करते हैं। कनकेव में नो रियल इमेज इज फॉर्म, सही बात है क्या, देख लेते हैं। कनकेव के केस, भाई वो दो केस थे कनकेव के, इधर ले आता हूं मैं थोड़ा सा इधर, ये देखो दोनों के दोनों केसेस में क्या बन रहा है, रियल इमेज नहीं बन रही है, वर्चुअल बन रही है दोनों केसेस में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है बेटा जी। चलो अच्छा फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ रियल के केसेस में क्या रहेगा आपका, और वर्चुअल के केसेस में क्या रहेगा आपका। रियल के केसेस में बेटा जी पॉजिटिव रहेगी, वर्चुअल के केस में कोई फोकस पॉइंट नहीं है, कोई वर्चुअल पॉइंट होता ही नहीं है, ठीक है। सेम एज कनकेव की बात करते हैं हम, अगर कनकेव लेंस की, तो वहां पर भी कोई रियल फोकस नहीं होता है, दिखा दूं, चलो कनकेव है, इसमें कोई रियल फोकस नहीं है, इधर जाना चाहिए था, इधर बन रहा है, वर्चुअल केस बन रहा है, ठीक है, तो रियल होता ही नहीं है। अच्छा अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से बेटा इसमें क्वेश्चन अभी आपके जो सैंपल पेपर है उसमें इतने क्वेश्चन हाइट पे नहीं पूछे गए, मैग्निफिकेशन पे डायरेक्ट पूछता है, तो फॉर्मूलाज आपको पता ही है, पॉजिटिव v बाई यू होता है। आपके जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे इस पार्ट से बनेंगे, इतने पार्ट से। तो ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। एट आवर टेलीग्राम चैनल ऑल पीडीएफ आर अवेलेबल, वन शॉट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स अवेलेबल। आप प्लेलिस्ट में जाके सचिन कड़ीवाल सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पर। और टेलीग्राम चैनल हमारा केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस, तो वहां से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा नोट्स का। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, ठीक है। लिंक को क्लिक कीजिए, आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने हाफ आपका काम कर दिया है, नाउ हाफ इज योर होमवर्क, यू नीड टू टेक प्रिंट आउट एंड स्टडी इट, प्रैक्टिस इट, है ना। कलर नोट्स लेंगे तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी भाई, बड़े अच्छे अच्छे से राइटिंग लिखी है, ब्लैक एंड व्हाइट में तो हमें पता नहीं लगेगा हाईलाइट का, कलर लेंगे तो और भी अच्छी बात है, ब्लैक एंड व्हाइट लेंगे तब भी काम चल जाएगा आपका। चलिए तो यहाँ इस पार्ट से आपका क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी आपकी, ठीक है, ये याद रखना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहेगी। अगर वर्चुअल इमेज बन रही है, इमेज की हाइट है वो भी पॉजिटिव रहेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, और यहां से मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने बोला था कि मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिसमें से शॉर्ट टॉपिक है और वहां से क्वेश्चन अराइज आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सीबीएसई ने क्या कर दिया, सीबीएसई ने एमसीक्यू कर दिया, तो एमसीक्यू कर दिया तो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। क्या क्वेश्चन बनेगा जल्दी बता दो सर। ये रहा, सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा शॉर्ट टॉपिक पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आर और एफ का जो रिलेशन था, रेडियस ऑफ कर्वेचर का और फोकल लेंथ का, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन का बन रहा है पावर से, POWER, पावर। पावर होता क्या बेटा जी, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज द रे, लाइट रे फॉलिंग ऑन इट, कि लाइट रे जो भी लेंस के ऊपर पड़ रहा है उसे कितना कन्वर्ज कर रहा है, दैट इज द पावर ऑफ लेंस। सो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, डेफिनेशन तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारा P is equal to 1 by R, where P denote for the power and F denote for the focal length। अच्छा मेजर किस में करते हैं, यूनिट भी तो होगी कोई इसकी, तो इट इज मेजर्ड इन डायोप्टर, डायोप्टर इज द यूनिट टू मेजर द पावर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, डायोप्टर, ठीक है। एंड पावर का फॉर्मूला क्या है, P is equal to 1 by F, ये भी पूछ सकता है। ये भी नहीं पूछा तो सर और क्या पूछेगा, अरे भाई क्वेश्चन दे देगा। अब क्वेश्चन क्या देगा देख लेते हैं, चलो उससे पहले एक चीज देख लेते हैं हम, कुछ नोट है, इस नोट को मैं जूम कर देता हूं, ठीक है। अब देख लेते हैं ये नोट हमारे पास है क्या,
चलो नोट रीड करेंगे भाई फटाफट से। फॉर द कन्वेक्स लेंस, अगर लेंस हमारे पास कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। हमें पता है भाई, हमने मिरर में भी पढ़ा था स्टडी, और मैंने जितने भी अपने नोट्स अगर आपने देखे होंगे अच्छे से हमारे डाउनलोड कर लेना, उसमें मैंने नोट बनाया हुआ है कि फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी कन्वेक्स के केस में, ईदर इट इज मिरर और अ लेंस। नाउ पावर इज आल्सो पॉजिटिव। बेटा अगर हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला में हमारा फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f है, ठीक है। अगर हमारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर भी पॉजिटिव होगी, सिंपल, ठीक है। अगर फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव हुई, जो हमारा कनकेव का केस होता है, तो कनकेव के केस में हमारे पास नेगेटिव होती है फोकल लेंथ, तो हमारी पावर भी नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। और सर आप कहते हैं क्वेश्चन बताओगे, यहाँ से बता देता हूँ क्वेश्चन क्या आएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपका, क्वेश्चन किस टाइप से आपका बनेगा। वो बोल देगा भी आपका, इफ फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, फाइंड द पावर ऑफ लेंस इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। अच्छा अब यहां पे आपको बताना है कि फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो ये कन्वेक्स की है, कनकेव की, एक ये क्वेश्चन बनता है। आपको ये बताना है, कुछ नहीं पूछेगा, सीधा फोकल लेंथ दे देगा, पावर भी नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि इसकी पावर नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, ये भी नहीं पूछेगा। तो ये पूछेगा कि इसकी जो ये किस टाइप का लेंस इसमें यूज किया जा रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द पावर, दो क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट विल बी द पावर ऑफ अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ दिस, ये पूछ लेगा। द फोकल लेंथ ऑफ ए गिवन लेंस इन एक्सपेरिमेंट इज 25 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड, किस टाइप का लेंस यूज किया है। बेटा जी फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव ले रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ के लिए हमेशा मिरर हमारा, सॉरी लेंस और मिरर दोनों कन्वेक्स रहेंगी, सही बात है। अच्छा पावर निकालनी है, तो पावर निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, P इक्वल टू 1/f मीटर में, लेकिन ये हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। अरे कैसे किया सर, अरे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ना, तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया फॉर्मूला बस। नाउ 100 डिवाइडेड बाय 25 इट इज 4D। सर D क्या है, डायोप्टर है भाई, इसकी यूनिट डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर पे बेटा एक सिंपल, बिल्कुल सिंगल और सिंपल सा क्वेश्चन बनता है यूनिट का, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है डायोप्टर। और पावर निकालने का मैंने आपको बता ही दिया कि पावर कैसे पूछ सकता है। पावर नहीं पूछेगा तो किस टाइप का लेंस यूज कर रहा है वो पूछ लेगा, ठीक है। तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ एनसीईआरटी पार्ट। वही क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन था मिरर फॉर्मूला के ऊपर, सर याद है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर हम यही बात करते लेंस के बाद में, तो लेंस में सर माइनस आ जाता है v और u के बीच में। चलो अच्छी बात है भाई। ये देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये भी बता के आया हूं मैं आपको ये टॉपिक, P इक्वल टू 1/f, बट इफ फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। वेरी गुड सर, हो गया सर। चलो ये अभी बताया मैंने, आपका कन्वेक्स लेंस के लिए पावर पॉजिटिव रहेगा, कनकेव लेंस के लिए पावर नेगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा वो मैंने आपको अभी बताया ही है, ये रहा, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। चलो और क्या है सर इंपॉर्टेंट, अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे बोल सकते हैं, n इज इक्वल टू c/v, ये इंपॉर्टेंट आपका, जिसमें c की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर मिरर और लेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्या, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। मैग्निफिकेशन में क्या फर्क आएगा, सिर्फ माइनस का फर्क है, फॉर्मूला सेम है। देखिए m इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल टू -v/u फॉर द मिरर। लेंस के केस में फॉर्मूला सेम रहेगा, बट यहां पर वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब उधर ले आते हैं, इधर से सर क्या क्वेश्चन बनेगा ये बताओ। अगर आपके पास, मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर बहुत सारी पावर, मतलब नंबर ऑफ लेंसेज आर यूज इन अ सिंगल केस, बहुत सारे लेंस यूज कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ या व्हाट विल बी द पावर। तो पावर में बेटा डायरेक्टली होगा, आपको बोल दिया कि एक लेंस है उसकी पावर समथिंग कुछ है, दूसरा लेंस है उसकी भी पावर समथिंग कुछ है। ओ डायोप्टर आएगी ना इसकी यूनिट, तो हाँ डायोप्टर आएगी, ये इसकी आगे यूनिट डायोप्टर 25 डायोप्टर।
अरे कहाँ गए रे सर, एक और लाइन यूज करा है, उसमें है 25 डायोप्टर, तो टोटल पावर आपने बताया ही नहीं। तो टोटल पावर बेटा यहां से निकलेगी, इन दिस केस व्हेन नंबर ऑफ पावर आर गिवन टू यू देन डायरेक्टली देयर इज अ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पावर, सबको ऐड कर देना है, ठीक है। ये भी हो जाएगा भाई। 4 तरीके के क्वेश्चन बता दिए मैंने, बाहर से कहीं पे भी नहीं पूछा है, किसी ने नहीं बताया हुआ अभी तक, ठीक है। 4 क्वेश्चन बता दिए पावर के ऊपर, एक छोटा सा टॉपिक है बट 4 क्वेश्चन आ गए हैं, वो 4 क्वेश्चन अब आपको पता होने चाहिए। अच्छा और क्या है सर इंपॉर्टेंट इसमें से, हाँ आ जाओ यहां से, मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही बच रहा है अभी तक, जो मुझे लग रहा है मेरा फेवरेट भी रहा है। सर फेवरेट है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्या? अरे नहीं, क्वेश्चन बहुत पुटअप कर रहे हैं इसके ऊपर। देखो ये इंसिडेंट रे है आपकी, ये आई एंगल है, ये यहां से रिफ्रैक्ट हो गई क्योंकि मीडियम चेंज हो गया डेंसर, तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, यहां बना देता हूं भाई, ठीक है। अब ये लाइट रे बेटा जी जा रही है यहाँ पे, अगेन नॉर्मल आएगा क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है। मीडियम चेंज होते ही 3 चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये नॉर्मल आ गया। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी इस वाले नॉर्मल के लिए, अब इस वाले नॉर्मल के लिए ये इंसिडेंट रे बन गई बेटा जी, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो मीडियम चेंज हो रहा है जो यहां पर देखेंगे उसके लिए तो इंसिडेंट है ये। नाउ ये वाला एंगल और ये एंगल देखते हैं, ठीक है। अब ये जो एंगल है बेटा जी ये बनेगा आपका E, दैट इज कॉल्ड एमर्जेंट एंगल, ठीक है। ये लाइट रे जो निकल रही है बाहर मीडियम से, ग्लास से बाहर निकल रही है, एमर्ज हो रही है, एमर्ज का मतलब बाहर निकल रही है, एंड दैट एंगल बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एमर्जेंट एंगल। और क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका, I इज इक्वल टू E, यानी हमारा जो इंसिडेंस एंगल होता है जो मीडियम के अंदर यानी डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है और डेंसर मीडियम से आउट होने पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा। इट इज 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है बेटा जी तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और डायरेक्शन ऑफ, अच्छा ये आ गया आपका डेविएशन। देखो ये स्लैब की बात है, हम इसको मतलब नेक्स्ट पार्ट हमारा जो स्टडी करेंगे हम कलरफुल आई में, तो उसमें हम प्रिज्म के ऊपर स्टडी करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ठीक है। इसमें से आपका एंगल ऑफ डेविएशन नहीं पूछेगा, ये पूछ रहेगा डेविएशन होता क्या है बस। देखो ये लाइट रे अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये लाइट रे सीधी आती बिल्कुल, हाँ जी सर बिल्कुल आती सीधी, बट मीडियम चेंज होने से ये कैसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है। देखो ये पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई, अब ये डेंसर से रेयर आ रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। देखो ये डिफरेंस आ गया। अब इन दोनों रे, ये जो रे है इनका जो बीच में डिफरेंस है ये डेविएशन है, ठीक है। डेविएशन का मतलब अल्टरेशन, चेंजेस, कितना चेंज आ गया लाइट रे में, पाथ में। चलो भाई और देख लेते हैं, इसको रख कर देते हैं, फिर हमारा लास्ट टॉपिक है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, तो क्वेश्चन बताऊंगा भाई न्यूमेरिकल कुछ जो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन तो यही आ गया बेटा, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट से। ये कौन सी रे है भाई, इंसिडेंट रे। ना इंसिडेंट रे बेटा ये आपको पहले सबसे पहले फोकस करना है, डायग्राम देखते हैं कौन सा लो है, लो ऑफ रिफ्लेक्शन है, स्नेल्स लो है, तो ही करें वैसे तो नहीं, ठीक है। तो दिस इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दैट इज इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल हो गया θ1। तो अगर हम स्नेल्स लो हमने स्टडी किया था, हमारा यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या है, ये है। चलो अच्छा ये होगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे, सो रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा बेटा जी, रिफ्रैक्टेड एंगल, इसको हमने ले लिया θ2। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होगा बेटा जी, दैट इज n2/n1। या हम मान के चलते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 से, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, 1 से 2 में जा रहा है। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था आपको, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा जी, क्योंकि यहां से आपको पजल होने का चांस रहता है, लेकिन पजल नहीं होना, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो इंसिडेंट एंगल का साइन के साथ
रिफ्रैक्टेड एंगल साइन के साथ किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के, जिसको कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है सर, एब्सोल्यूट बोल रहे हो कि बात कर रहे हो कि रिलेटिव की बात कर रहे हो? ठीक है, एब्सोल्यूट में तो बेटा एक मीडियम हमारा हमेशा एयर रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब तभी हम कंसीडर करते हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो रहे हैं, एयर की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो थीटा 2 वाला यहाँ 2 नीचे है, यहाँ ऊपर आ गया, ये शॉर्टकट है याद करने का। यहाँ पे थीटा 1 नीचे है तो यहाँ 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा जी, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, अभी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, चलते हैं बेटा जी, और ये हमारा था लास्ट पार्ट था हमारा इस टॉपिक का, कि इसमें हमने सब पार्ट कंप्लीट कर लिया। मतलब ऐसा एनसीईआरटी का कोई टॉपिक नहीं रहा जो हमने नहीं करा। क्या करें सर, एक टॉपिक रहता है, कौन सा रहता है, चलो उसको हम अगले पार्ट में देख लेते हैं। चलो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका कौन सा क्वेश्चन रह गया है जो इंपॉर्टेंट है और सैंपल पेपर में पूछा गया है। ये ग्लास लैब है एंड दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, चलो, और ये चलो ये इमर्जेंट रे है। क्वेश्चन था कि ये हमारा इंसिडेंट एंगल था जिसे आप थीटा 1, चलो इंसिडेंट ही मान लो भैया, आई हो गया। ठीक है, ये आर हो गया आपका, मतलब वैल्यू चेंज होती रहेगी 30, 40, 50, 45, 60, बट व्हाट विल बी द रे रिफ्रैक्ट, can be refract if this angle is 90? No, this is the important question. आपका जब ये एंगल मींस ये लाइट रे आपकी 90 डिग्री पे फॉल करेगी, 90 डिग्री का मतलब आपका इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री हो गया। सो 90 डिग्री के केस में बेटा जी ये लाइट रे बिना रिफ्रैक्ट हुए स्ट्रेट निकल जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना आपको। यही आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि जब थीटा आपका, थीटा नहीं बोलता हम इसे इंसिडेंट एंगल बोल देते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा ये चीज। जब आपका इंसिडेंट एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यानी इंसिडेंट रे नॉर्मली गिर रही है आपके ऊपर, नॉर्मली वर्ड आपका क्वेश्चन में पुट अप करेगा नॉर्मली। जब आपकी नॉर्मली आ रही है उस केसेस में आपका दोनों एंगल 0 हो जाएंगे, यानी आई और आर ये दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे, और आपका जो आपका जो रिफ्रैक्शन होगा वो 0 होगा। मींस लाइट रे गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, वो स्ट्रेट निकल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत सारे सैंपल पेपर्स में पुट अप किया हुआ है। तो एक क्वेश्चन मुझे लग रहा था रह गया, मैंने आपको बता दिया भाई, आप कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रॉमिस किए थे कि मैं सारे टॉपिक का न्यूमेरिकल एक एक टाइप का बता दूं ताकि आपको बोर्ड में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। तो एक बार जूम कर लेते हैं भाई, स्टेटमेंट को रीड करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या पुट अप किया हुआ है। चलिए आ जाइए। रोहित प्लेस द कैंडल एट ए डिस्टेंस। चलो रोहित ने प्लेस किया ऑब्जेक्ट, यानी ये आ गया आपके पास 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। मिरर की बात की है, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव लेते हैं हम। ओ फोकल लेंथ, अब कन्वेक्स के केस में बेटा जी फोकल लेंथ आप बताएंगे क्या रहती है? सर जी 10 बार तो बताया था आपको, प्लस रहती है। हाँ तो यहाँ पे प्लस रहेगी। वेयर इज द इमेज लाइकली टू फॉर्म, आपकी इमेज कहां बनने के चांस है? देयर आर द 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी तो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं बेटा जी, जूम आउट करके इसे सोल्व कर लेते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या था, क्या क्या हमें निकालना है। चलो ये चीज क्वांटिटी आपके पास गिवन है, ठीक है। फॉर्मूला आपका मिरर का है, तो मिरर में आपको फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर में बेटा जी पॉजिटिव रहता है, सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। यहां पर आपके पास v नहीं है, uv20 है आपके पास माइनस में। पहले हमारे टाइम में क्या होता था कि मतलब सेंटीमीटर ने लिखा था हाफ मार्क्स कट कर लेते हैं भाई। आपके टाइम में क्या मतलब जब सब्जेक्टिव पार्ट रहा था, ये ऑब्जेक्टिव में तो हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बेटा जी इस चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं बट ये जनरली काम आ जाती है आपके लिए। फोकल लेंथ अब आपकी क्या है बेटा जी? प्लस 20 सेंटीमीटर है।
सो 1/20 माइनस, बेटा यहाँ साइन कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान रखना है, और साथ साथ माइनस प्लस का भी। अब आपकी u की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में थी, तो ये -20 है, तो ये बाद में प्लस हो जाएगा। अब डायरेक्टली इसको सोल्व करना है, तो मैं चाहता हूं कि ये सोल्व आप खुद करें, और यहां से आपका आंसर निकल जाएगा। क्या कह रहे हैं सर, सोल्व करी दो, ठीक है कर देते हैं भाई। तो ये प्लस हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली रब करके प्लस कर देता हूं, ठीक है। ये आपका प्लस हो गया है, तो एलसीएम 20 ही रहेगा, ठीक है। 1 + 1 सोल्व कर देता हूं मैं डायरेक्टली, ये आपका आ जाएगा सोल्व करके 2/20, और v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। अब पॉजिटिव 10 रही है बेटा जी, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ 10 दिख रहा हो, कहां दिख रहा है आपका, ये रहा 10। अगर ये नेगेटिव आती तो ये बिहाइंड द मिरर होती, पॉजिटिव आ गई सामने की तरफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एक, तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, पर साइन कन्वेंशन का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है आपको। चलो अब सेकंड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम, चलो सेकंड क्वेश्चन को बुलाया जाए। चलो एक बार रीड कर लेते हैं स्टेटमेंट को। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × अच्छा ये तो मैंने आपको दे दिया भाई आंसर, आधा आंसर तो पता लग गया। स्पीड ऑफ लाइट आपको दे दी है मीटर/सेकंड। वेयर इन द वाटर, वाटर का मतलब मीडियम की हमने लाइट, मीडियम की हमने स्पीड दे दी है 2.26 10⁻⁴। साफ साफ लिखो सर, अच्छा ये आ गया आपका मीटर/सेकंड। अब आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला बेटा n = c/d है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, c की वैल्यू पुट करो। अब आपको शॉर्टकट बता देता हूं आंसर कैसे टैली करना है, मैंने इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिए आपको। स्मार्ट बच्चे बनो और स्मार्ट टेक्निक्स अपनाओ मैथमेटिक्स को सोल्व करने के लिए। ये पावर तो कैंसिल हो गई है। अब 3/2.26 है, तो 3/2.6 से आपको डायरेक्टली पता लग रहा है कि वैल्यू मोर देन यूनिटी आएगा। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको दिया क्या गया है, मोर देन यूनिटी दिया है, इक्वल टू यूनिटी दिया है, लेस देन यूनिटी दिया है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिए हैं तो और क्या दे सकता है, वो कुछ ऐसे दे देगा 0.9, ठीक है, 1.12, 2.3। अब आपको डायरेक्टली यहां से दिख रहा है कि ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। तो मोर देन यूनिटी तो रह गई, तो आंसर जो मोर देन यूनिटी रहेगा और पॉइंट्स में रहेगा उसी को आपको क्लिक कर देना है। तो इस टाइप के मैंने जितने भी सैंपल पेपर का अभी तक एनालिसिस किया है, तो उसमें ऑप्शन आपको यही दिए हुए हैं, यूनिटी, मोर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी। अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन ऐसे दे देगा 0.8, 0.9। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज लेस 1, सो आपका आंसर मोर देन यूनिटी रहेगा, ठीक है। बट मोर देन यूनिटी में ये आंसर नहीं रहेगा आपका, क्योंकि ये नंबर इसका ऑलमोस्ट डबल नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। चलो सर आ गया समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, बहुत देर से बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर देना भाई। चलो आ जाओ, ऊपर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहा है, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में था ना, मैंने भी इसको सोचा भी कैसे करूं और हमेशा गलती कर देता था। फिर मैंने एक अपना शॉर्ट ट्रिक बनाया, वो आपको बताता हूं मैं आपको। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो सिंपल फंडा बेटा जी ये है कि जब भी आपको ये क्वेश्चन करना है तो ये वर्ड उठा लो, एक तो विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। जो विद रिस्पेक्ट टू से पहले होगा वो नीचे आ जाएगा, जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद है वो ऊपर आ जाएगा। कितनी वैल्यू है 3/2, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में, दूसरी लाइन में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब वाटर विद रिस्पेक्ट टू से पहले है तो नीचे आ गया, विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना आ गया, ये 4/3। अब आपको फाइंड क्या करना है बेटा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी इन दोनों के समेशन से बन रहा है ये न्यूमेरिकल। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया उसने, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में दे दिया, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में दे दिया। अब आपको ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताना है। अब देखो यहां पे क्या गेम खेलेंगे हम भी। अच्छा यहां पे अब ग्लास नीचे लिखा हुआ है ना, मैंने बोला था कि जो नीचे वैल्यू होगी उसकी वैल्यू ऊपर आ जाएगी। अब ग्लास वाला फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास,
ये ना, इसमें दिया हुआ ग्लास के बारे में बात तो इसको हम यहां लिख लेंगे, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता था पहले, ये पूरा सोल्व करके दिखाओ, 3 लाइन का नहीं होता लेकिन 3 मार्क्स मिल जाते थे इसमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वाटर ऊपर है तो वाटर को यहाँ नीचे लेके आना, तो वाटर वाला फॉर्मूला ये रहा, ANW, एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस वैल्यू पुट कर दो, ग्लास की वैल्यू ये थी विद रिस्पेक्ट टू एयर, और वाटर वाली बेटा जी 4/3 है। अब इसे आप सोल्व करेंगे, 3/2 इंटू 3/4, तो आंसर बिकम 9/8। यह आपका बेटा जी आंसर आ गया। बहुत ही अच्छे से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल करे हैं, और इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन मतलब सैंपल पेपर्स में नहीं बने हैं। एक एमसीक्यू राउंड में आपके लिए लेके आऊंगा, इसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि वी वांट एमसीक्यू राउंड फॉर द लाइव सेशन फॉर द फिजिक्स, तो उसमें मैं आपके लिए एक पूरा एक चैप्टर का व्यू लेके आऊंगा, जितने डाउट सेशन है वो सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि अब जो आपके सैंपल पेपर्स में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायग्राम बेस्ड भी आ रहे हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम डाउट सेशन में लेंगे, लाइव क्लासेस में लेंगे। सो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जितने क्वेश्चन मैंने आपको न्यूमेरिकल में करवाए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मैंने करवा दिए हैं। तो ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।